389 से 394 तक तो अपील कर लेंगे, जो भी हमारा रह गया था अपील का। देन विल डू द रिवीजन। रेफरेंस पहले, रेफरेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें 397 है एंड 395 and 396. Then we'll do the revision. रिवीजन है सेक्शन 397 से लेकर, पर्टिकुलरली वैसे 401 है, उसके बाद 402 से लेकर 405 तक भी प्रोविजन हम पढ़ेंगे। सिंपल सी है वैसे, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। देन विल ट्राई टू कवर ट्रांसफर ऑफ द केसेस एंड विड्रॉवल एज वेल। अगर ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ट्रांसफर और विड्रॉवल कहाँ से कहाँ तक है? 406, 7, 8 पर्टिकुलरली ट्रांसफर का केसेस की बात करता है, एंड देन 409 टू 40 प्रोविजन 12 तक है, लेकिन 12 तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग रीजन का है, रीजन। ठीक है, तो ये हम कोशिश करते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक, या दैट मीन्स 389 से अगर हमने 312 तक कर लिया, 412 तक, देन इट वुड बी काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमारा। we'll do with the case laws। ठीक है, तो ये कोशिश रहेगी, लेट्स सी बाकी कितना हो पाता है। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद द 389। ऑलरेडी हमने अपील पढ़ा था, अपील का ये उसी कंटिन्यूएशन में हमारे कुछ प्रोविजन रह गए थे, तो वो कर लेते हैं पहले। तो 389 डील करता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसेस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ एपेलेंट ऑन बेल। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को सस्पेंड किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? जब अपील पेंडिंग है, क्योंकि जब अपील ही पेंडिंग है तो उस दौरान हम, ऐसा तो है नहीं किसी इंसान ने, कन्विक्टेड ने अपील लगा रखी और उस वक्त आप उसको सजा दे दें। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब अपील पेंडिंग है तो जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया था फॉर द टाइम बीइंग। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, या तो देखो हम सस्पेंड कर दें, या सेकेंड चीज क्या हो सकती है, ऑफ कोर्स ही बात है सस्पेंड तो होगी ही सेंटेंस जब अपील में गए हैं कोई। दूसरी चीज है रिलीज ऑफ एपेलेंट ऑन बेल। अगर उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है तो रिलीज कर देंगे, ऑफ एपेलेंट ऑन बेल, जिसने अपील करी है उसको बेल पे छोड़ देंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, मैं बता दूंगा कहाँ से आता है। 389 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 389 का 3 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 389 का 3 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसके अंदर जो लिखा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो विल डू इट। और ये क्वेश्चन इसका बेरेट से ही आता है, वो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो ऑफ कोर्स ही बात है, जब कोई अपील करिए तो एपेलेट कोर्ट क्या कर सकती है? एपेलेट कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील सस्पेंड कर सकती है सेंटेंस को। अगर वो एक्यूज्ड, उसको अगर छोड़ा भी जा सकता तो बेल पे छोड़ भी सकती है। अब इसको बेरेट को पढ़ते हैं, बहुत इजी प्रोविजंस हैं। तो फर्स्ट क्या कहता है 389 का 1, पेंडिंग एनी अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन। जब कोई अपील पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, कन्विक्टेड पर्सन, अगर कन्विक्टेड पर्सन ने कोई अपील अपनी लगाई है और वो पेंडिंग है, तो उस दौरान क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा है एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट क्या कर सकती है? एपेलेट कोर्ट में, वर्ड यूज हुआ है में, ठीक है, शैल और मे का बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसको उसी हिसाब से पढ़ना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन निकालनी पड़ती है। फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड, रीजन रिकॉर्ड कर लेगी। बाय इट राइटिंग, रीजन होगा, लिखित में होना चाहिए। एपेलेट कोर्ट क्या कर सकती है? एपेलेट कोर्ट ऑर्डर देगी दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट बी सस्पेंडेड। ऑर्डर कर सकती है कि जो नीचे की जो कोर्ट थी जिसने सेंटेंस पास की थी, दैट हैज टू बी सस्पेंडेड फॉर द टाइमिंग, उसको सस्पेंड कर दिया गया है जब तक अपील पेंडिंग रहेगी।
एंड ऑल्सो इफ इज कन्फाइनमेंट, अगर वो कन्फाइनमेंट में है, अगर वो कन्फाइंड किया गया यानी जेल में है, प्रिजन में है, दैट बी रिलीज, ही बी रिलीज ऑन अ बेल ऑन हिज और पर्सनल बॉन्ड, तो उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है अगर बेल दी जा सकती है तो। ठीक है, अगर नहीं दी जा सकती, ऑफ कोर्स ही बात है, जैसे कुछ हीनियस ऑफेंसेस उसमें अगर नहीं दी जा सकती तो डेफिनेटली बेल रिजेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर मे वर्ड यूज हुआ है, कोर्ट को लगता है तो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसको बेल देनी है, बट इफ व्हेनेवर इज अप्लाइंग, और इसको हम जनरली 389 को हम 3 के साथ भी पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे पहले मैं 3 ही बता देता हूँ, इसको हम पढ़ लेते हैं, रेड विथ 3 के साथ पढ़ लेते हैं। इसका जो सबसेक्शन है वहां लिखा है वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड द कोर्ट, तो यानी जो कन्विक्टेड पर्सन है, जिस कोर्ट में उसने उसको सजा दी है, जिस कोर्ट ने उसको सजा दी है, वे द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइज द कोर्ट, और वहां पे वो उस कोर्ट को ये बताता है कि मैं इस केस की, आपने जो मुझे सेंटेंस दी है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अपील इट, सेटिस्फाई कर देता है बाय, I mean the court by which he is convicted that he intended to present an appeal, कि उसका इरादा है अपील करने का। कोर्ट को ये बताता है, जिस कोर्ट ने उसको सेंटेंस दी है, कि he definitely is going to be appeal there to that intended to present appeal the court shall, अब कोर्ट क्या करेगी, ये वाली कोर्ट जो है, कोर्ट शैल या मैंडेटरी है, यहीं से क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू का। कोर्ट क्या कर सकती है, वे सच पर्सन बीइंग ऑन अ बेल, अगर वो ऑलरेडी बेल पर है, इफ इज ऑलरेडी ऑन अ बेल, इसमें दो चीजें हैं, जब वो ऑलरेडी बेल पे इज सेंटेंस टू इम्प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, ऑलरेडी बेल पे है और 3 साल से ज्यादा की उसने पनिशमेंट नहीं दी है। ठीक है, जिस कोर्ट में उसका मैटर चल रहा था, जिसने कन्विक्टेड उसको घोषित किया है, उसको सजा देने की बात करी है, और वो इंसान जो एक्यूज था वो ऑलरेडी बेल पे है और उसने 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट निर्धारित नहीं की है, या वेयर द ऑफेंस ऑफ विच अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड इज अ बेलेबल वन एंड इज ऑन अ बेल, और अगर या तो उसने दो कंडीशन, इसको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आता है, या तो उसने जो ऑफेंस किया है वो बेलेबल है एंड वो ऑलरेडी बेल पर है, तो कोर्ट क्या करेगी, तो ये दो कंडीशन है, फर्स्ट एंड टू, इन चीज को ध्यान में रखेगी। कोर्ट क्या कह सकते हैं, ऑर्डर द कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज ऑन अ बेल, तो इन दोनों सिचुएशन में अगर ऑलरेडी बेल पे तो कोई डिफिकल्टी है नहीं, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा था, जैसे ही कन्विक्टेड हो जाता है, जैसे ही कोर्ट किसी को सजा दे देती है, तो उस इंसान को अरेस्ट कर लिया जाता है। आई होप यू वुड बी बेटर अवेयर अबाउट इट, हम ऑलरेडी पुरानी क्लास में कर चुके हैं। कोर्ट वारंट इशू कर देती है, वारंट ऑफ अरेस्ट द मोमेंट द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, ये बात आपको याद है? हाँ जी, बताइए। जैसे ही अगर कोर्ट ने ये डिसाइड किया, एपलेट कोर्ट ने या जो भी कोर्ट है डिसाइड करती है, जिसने कन्विक्टेड उसको ठहराया है, तो उस वक्त जैसे उसको अरेस्ट वारंट, अरेस्ट किया जाता है। बट इन दोनों सिचुएशन में अरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि 3 साल से कम की सजा कोर्ट ने सुनाई है और वो अपील कर रहा है, या बेलेबल वन है और बेल पे ही है। ऑर्डर दैट द कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज ऑन अ बेल अनलेस देयर इज स्पेशल रीजन, बट ये वाली कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है कि इसको बेल पे ना छोड़ा जाए, तो दैट कोर्ट हैज टू स्पेसिफाई ए स्पेशल रीजन, स्पेशल रीजन बताना पड़ेगा कि व्हाई द कोर्ट इज नॉट following the procedure laid down under subsection 3 of 389 for such period as will afford sufficient time to present the appeal, और ये जो टाइम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि वो अपील कर सके अपनी, and obtain the order of the appellate court under subsection 1 and the sentence of imprisonment shall so long as he is to be released be deemed to be suspended। ठीक है, और एक चीज और, जब अगर जिस दौरान इसको छोड़ा गया है सबसेक्शन 3 के अंदर, जिस दौरान इसको रिलीज किया गया है, ये जो जब ये बाहर रहेगा तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर सेंटेंस की बात आएगी अल्टीमेटली, सपोज करो जहां इसने अपील करी है, एपीलेट कोर्ट ने इसको कन्विक्शन को कंटिन्यू करा, कन्विक्शन को अगर कंटिन्यू करती है, देन जितने दौरान टाइम पीरियड वो बाहर रहा, रिलीज रहा, तो वो उसमें काउंट नहीं होगा।
ठीक है, उसमें काउंट नहीं होगा बिकॉज ही वॉज ऑन अ बेल या बाहर था, तो उसने तो सजा तो काटी नहीं अगर एपलेट कोर्ट कंफर्म करती है तो यही अगर आप 4 भी पढ़ सकते हैं, 4 में भी लिखा है व्हेन द अपीलेंट is ultimately sentenced to imprisonment for term or the imprisonment for life, the time during which he so released shall be excluded in computing the period which he so sentenced. तो अगर जब कंप्यूटिंग की बात आएगी कि टाइम पीरियड जिस दौरान वो बाहर रहा, रिलीज कोर्ट ने उसको छोड़ दिया ताकि वो अपील कर सके, जिस दौरान वो बाहर रहा दैट पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब उसको अल्टीमेटली सेंटेंस दी जाएगी। ठीक है, यानी अगर कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा, अपील में ये डिसीजन आया कि इस इंसान को 3 साल की सजा दी जाए, और 3 साल की जब सजा दी जाएगी, अगर वो 1 महीना बाहर रहा, बेल पे रहा, रिलीज कर दिया गया था, तो उसको पूरे 3 साल जेल में रहना पड़ेगा, ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक है, दैट इज सबसेक्शन 4। अब हमारा रह गया सबसेक्शन 2। एक बार और इसको 1 को पढ़ लेते हैं, इसमें कई सारे प्रोवाइजो हैं, 2 प्रोवाइजो, वो भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो अपीलेट कोर्ट में रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय ऑर्डर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट सस्पेंडेड एंड ऑल्सो इफ ही इज इन द कन्फाइनमेंट दैट बी रिलीज ऑन अ बेल ऑन हिज ऑन बॉन्ड। तो ये तो हमारा 389 का 1 पॉइंट था, सबसेक्शन 1। इसी के प्रोवाइजो में क्या लिखा था, प्रोवाइजो देख लेते हैं। That the appellate court shall before releasing on a bail or on his on bond convicted person who is convicted of an offence punishable with the, अब ये कहता है अगर जो convicted person है जिसको नीचे की कोर्ट ने सजा दी है, अगर उसको डेथ से पनिशेबल किया गया है या लाइफ किया गया है या 10 years, नॉट लेस देन 10 years, 10 साल से कम नहीं है, यानी 10 साल से ज़्यादा ही है। शैल गिव अपॉर्चुनिटी टू पीपी, तो यहाँ पर एक प्रोविजन है जो प्रोवाइजो कहता है इसको छोड़ने से पहले, बिफोर रिलीजिंग, ठीक है, बेल पे छोड़ने से पहले क्या किया जाएगा, ठीक है, बेल पे छोड़ने से पहले इसको क्या किया जाएगा ताकि अपील कर सके, उससे पहले हमें कम से कम एक बार पीपी को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। shall give opportunity to the PP for showing cause in the writing against such release, तो यहाँ पे PP को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो इसको ऑब्जेक्ट कर सके। ठीक है, कि इस इंसान को बेल पे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, अगर छोड़ दिया जाएगा तो पकड़ में नहीं आएगा, तो PP कैन ऑब्जेक्ट इट, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। फर्दर प्रोवाइडेड दैट in case where a convicted person is released on a bail, it shall be open to the PP to file an application for the cancellation of the bail। और अगर इस प्रोवाइजो में अगर उसको छोड़ दिया गया है और बाद में पीपी को ऐसा लगता है कि ही इज नॉट अबाइडिंग बाय द कंडीशन ऑफ अ बेल, ठीक है, अगर वो जिस कंडीशंस पे छोड़ा गया है बेल पे, अगर वो उसको अबाइड बाय नहीं कर रहा है एक्यूज्ड, देन एट द सेम टाइम जो पीपी है वो कैंसलेशन ऑफ द बेल की भी एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, कैसी कंडीशंस हो सकती हैं कि भैया इसको अपना एड्रेस बताना है, वो झूठा बताता है, जब उसको थाने में आना चाहिए था नहीं आता, रिपोर्ट नहीं करता है, तो पीपी कैन फाइल एन कैंसलेशन ऑफ द बेल। या फिर वो विटनेसेस को धमकाता है, बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोवाइजो भी। अब इसका 2 बचा है, 389 का 2, which says the power conferred by this section on an appellate court may be exercised also by the high court in the case of appeal by convicted person to a subordinate court thereto। जो पावर दे रखी है इस सेक्शन के अंदर, जो एपीलेट कोर्ट को जो पावर है, मे बी एक्साइज ऑल्सो बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी उसको सेम मैनर में अप्लाई कर सकता है। इन द केस ऑफ एन अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन टू द कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू, जो हाई कोर्ट को पावर है वही सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो भी पावर यूज कर सकती है, विच हैज बीन गिवन टू द इन दिस सेक्शन 389 के अंदर जो पावर्स है। तो 389 इज ओवर, सिंपल सा प्रोविजन है, इसमें से ध्यान रखना 389 में से एमसीक्यू क्वेश्चन आते ही हैं।
अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, वैसे प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन 389 के 3 में से कई बार आया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका 383 का 1 और 2 पूछा गया है एमसीक्यू में, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं जनरली, कि जहाँ पे 3 साल से कम अगर सजा सुनाई गई है और वो ऑलरेडी बेल पर है तो उसको जनरली छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं 390 पे। इज देयर एनी डाउट इन दिस प्रोविजन? हाँ जी। तो सर इसमें दो तरह के केस हो गए ना, एक तो जिनको 3 साल से कम का पनिशमेंट मिला है वहां पर तो मैंडेटरी प्रोविजन है, शेल वर्ड यूज किया है, अनलेस एंड अनटिल के कोर्ट उसको रिफ्यूज करेगी, रीजन देगी राइटिंग में। और एक है जो 3 साल से ऊपर है, वहां पर ये पीपी वाला रोल आ जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। देखो 3 साल नहीं, वहां पे 10 साल है। अगर आपने जनरली वैसे होता क्या है 389 में हाँ पीपी को सुनना पड़ेगा। अगर वैसे 3 साल वाला जो क्वेश्चन है, 3 साल से अगर नीचे की सजा दी गई है और वो अपील कोर्ट को कह रहा है कि मैं अपील करूंगा ही, देन ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ मैंडेटरी दैट अ पर्सन हैज टू बी रिलीज ऑन अ बेल। उसको बेल पे फिर छोड़ना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं मैंडेटरी है, शैल वर्ड यूज हुआ है। और अगर 1 की बात करें 389 के में मे यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन रीजन बताना पड़ेगा वहां पे। हाँ लेकिन 1 में क्या है, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ रही है, लेकिन वो सिचुएशन भी बता रहा है कब अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, जब 10 साल से ज्यादा है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो कोई कंट्रोवर्सी बिटवीन आ रही है ना, 3 साल के ऊपर हो गया और 10 साल से कम, तो छोड़ा जा सकता है, हाँ। तब भी छोड़ा जा सकता है। अपीलेट कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि वो भागेगा नहीं। पर्सनल बॉन्ड पे है ना, ऊपर देखो आप, order that the execution of the sentence or order appeal against be suspended and if he is in the confinement that be released on a bail or on his own bond, यानी may है वहां पे वर्ड, छोड़ा जा सकता है। बट अगर रही बात वो है 10 साल से ज्यादा की सजा है, तो फिर वहां पे अपॉर्चुनिटी पीपी को देनी पड़ेगी, पीपी ऑब्जेक्ट करेगा। तो तीन दायरे हो गए ना इसके। एक तो 389 का 1 हो गया जिसमें सिंपल सी बात है, जहां पे कोर्ट दे सकती है, मे लिखा है। फिर आ जाता है 389 का 3 है, जहां पे 3 साल वाली बात है, वहां हो गया शेल, 3 साल से कम वाले में बेल मिल जाएगी। अब रही बात यहाँ पे 10 साल से ऊपर वाला, लाइफ या डेथ, इस मामले में पीपी को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ कोर्ट चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहे तो नहीं। और यहाँ पे भी कैसे देगी, बेल पे छोड़ सकती है उसको, बेल पे। अब यहाँ पे और ही बॉन्ड, बॉन्ड पे भी छोड़ सकती है, पर्सनल बॉन्ड पे। अब विद और विदाउट श्योरिटी नहीं लिखा, इसका मतलब पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ सकती है, यानी बेल जो देगी वो बॉन्ड पे दे देगी इसको, ठीक है। ओके। आगे चलते हैं 390। अब ऑफ कोर्स की बात है, अरेस्ट ऑफ एक्यूज, अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्विटल, अरेस्ट कर लिया जाएगा ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्विटल। अपील फ्रॉम एक्विटल आपने कहाँ पढ़ा था? अपील फ्रॉम एक्विटल करता कौन है? तो 378 पढ़ा होगा, 83 ठीक है, स्टेट करेगा। इसमें डीएम का रोल भी तो है, डीएम है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अपील अगेंस्ट द एक्विटल जब हमने करी है तो कोर्ट क्या कर सकती है, मे लिखा है, एन अपील इज प्रेजेंटेड अंडर 378 हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, मे इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट द अक्यूज्ड बी अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया जाए, एंड ब्रॉट बिफोर इट, या तो हाई कोर्ट के ही सामने लाया जाए और बाय और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने उसको लाया जाए। एंड द कोर्ट बिफोर विच इज ब्रॉट, जिस कोर्ट के सामने वो लाया गया होगा, मे कमिट हिम टू प्रिजन, या तो उसको प्रिजन में भेज देंगे, प्रिजन मतलब कस्टडी में भेज दिया, जेल में भेज दिया, पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द अपील, और एडमिट हिम टू बेल, या तो उसको बेल दे देंगे। सिंपल सा प्रोविजन है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। Appellate court may take further evidence or direct it to be taken. अब appellate court जो है, अब अपीलेट कोर्ट क्या क्या कर सकती है, इट्स लाइक जैसे अपीलेट कोर्ट के पास क्या पावर है, अपीलेट कोर्ट जो है फर्दर एविडेंस ले सकती है,
अब अपीलेट कोर्ट फ्री है ना, अपनी कुछ भी चीज पूछ सकती है, फर्दर एविडेंस ले सकती है, या डायरेक्ट कर सकते हैं किसी और कोर्ट को, अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट को, कि भैया एक काम कीजिए, आप इन चीज़ों को भी देखिए, एक बार इन्वेस्टिगेट करके बताइए, टू बी टेकन, एविडेंस लीजिए और फिर बताइए। तो ये कहता 391, इन डीलिंग विद एनी अपील अंडर दिस चैप्टर द एपिलेट कोर्ट एवरीथिंग एडिशनल एविडेंस, एपिलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकती है। अपील कहाँ जाती है जनरली, 374 आपने पढ़ा ही है, ठीक है, वो ध्यान में रखना इन सब चीज को। जो अपीलेट कोर्ट है, अपील कहाँ जाती है जनरली, उसके ऊपर वाली कोर्ट में है। लेकिन हमने एक चीज देखी, जहाँ 7 साल से ज्यादा सजा दे दी जाती है तो डायरेक्ट अपील कहाँ चली जाएगी, सीधा हाई कोर्ट चली जाएगी। इन डीलिंग विद एनी अपील अंडर दिस चैप्टर द अपीलेट कोर्ट एवरीथिंग एडिशनल एविडेंस टू बी नेसेसरी, अगर कोर्ट को लगता है कुछ और एविडेंस चाहिए, ऑफ कोर्स ही बात है, जो नीचे की कोर्ट है उससे वो डिसीजन से बाउंड तो है नहीं अपीलेट कोर्ट, तो उसके वो लगता है कि कुछ और एविडेंस जो छूट गए थे उसको वो भी एडिशनल एविडेंस मंगा सकती है, देख सकती है। शैल बी रिकॉर्डेड रीजन, और अपना कारण भी लिख देगी, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, एंड मे ईदर टेक सच एविडेंस इटसेल्फ, या तो वो खुद ले सकती है। अब एडिशनल एविडेंस कौन लेगा, या तो वो खुद ले सकती है इटसेल्फ, या क्या कर सकती है, डायरेक्ट इट टू बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट, यानी अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके जो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको बोल सकती है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट को बोल देगी भाई एविडेंस लीजिए। और व्हेन द एपीलेट कोर्ट इज अ हाई कोर्ट, नीचे वाली कोर्ट से बोल सकते हैं एविडेंस लीजिए, अगर वो हाई कोर्ट है, ये कंडीशन है, अगर वो हाई कोर्ट है तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के जो एडिशनल एविडेंस लेगी वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट लेगी, वो कौन सी कोर्ट लेगी, कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट ले सकती है, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो हाई कोर्ट विल डिसाइड किसको डायरेक्ट कर रही है वो, या तो कोर्ट ऑफ सेशन को बोल सकती है या मजिस्ट्रेट को कि भाई एडिशनल एविडेंस लीजिए, उसकी रिपोर्ट बना के फिर मेरे पास भेजिए, या तो वो खुद भी कर सकती है, इटसेल्फ तो है ही, और चाहे तो वो डायरेक्ट कर सकती है। और आपको पता होगा हाई कोर्ट में जो अगर ट्रायल होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं, वैसे वो रजिस्ट्रार की कोर्ट में पीछे होते हैं। 2 क्या कहता है इसका, 391 का 2, व्हेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और द मजिस्ट्रेट, जब कभी भी एडिशनल एविडेंस लिए जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, इट और ही शैल सर्टिफाई सच एविडेंस टू द एपीलेट कोर्ट, और उसके एविडेंस लेने के बाद जो भी उन्होंने लिए होंगे उसको सर्टिफाई कर देंगे, कहां पर, एपीलेट कोर्ट में, यानी ऊपर वाली कोर्ट में भेज देंगे। एंड सच कोर्ट शैल देयरअपॉन प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द अपील, और जो एपीलेट कोर्ट होगा इनके सर्टिफिकेशन यानी इनके आधार पर जो भी इन्होंने एडिशनल एविडेंस लिए होंगे उनके आधार, उन पे बेस पे अपील को डिस्पोज ऑफ करेगा, अपील को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। थर्ड क्या कहता है, accused or its pleader shall have the right to be present when the additional evidence is taken। देखो हमारा एक प्रोसेस है, फेयर ट्रायल होना चाहिए, ऐसे ही जब अपील की बात आ रही है तो वो भी फेयर होनी चाहिए, एक्यूज को अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक्यूज को नहीं मिल रही तो उसके प्लीडर को अपॉर्चुनिटी दी जाए जब भी एडिशनल एविडेंस लिए जाएंगे, ठीक है। shall have the right to represent when the additional evidence is taken, तो यानी अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई है। And the fourth one is the accused or his pleader shall have the right to be present when the fourth one is that taking of evidence under this section shall be subjected to the provision of chapter number 23। chapter 23 क्या है, as if it were an inquiry, जैसे मानो वो इंक्वायरी हो। अब मुझे आप बता दीजिए चैप्टर 23 क्या है, लोग अक्सर पढ़ते नहीं लेकिन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, बताइए जरा चैप्टर नंबर 23 में आपने क्या क्या पढ़ा। हाँ जी बताइए यामिनी। सर एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था सर ये लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड कमीशंस। अच्छा, इन दी मैटर्स ऑफ, ये बताइए क्या नाम है, एविडेंस के मामले से रिलेटेड क्या चीजें पढ़ी थी, कमीशन पढ़ी थी, कमीशन इशू,
एक्सप्लेनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए। यस सर। और उनके जो एक्सपर्ट्स थे उनकी रिपोर्ट्स थी एक्सपर्ट की, उनकी रिपोर्ट ही मैटर करती है, उनको बुलाया नहीं जाता, इतना डिले हो जाएगा उनको बुलाएंगे, तो उनकी रिपोर्ट अपने आप में ऑथेंटिकेट मानी गई थी। ठीक है, आई होप यू कैन रिमेम्बर इट। एफिडेविट मांग लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को भूलना मत। ये एडिशनल चीज़ें हैं जो शायद बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है ना तो डेफिनेटली आपको एमसीक्यू जब आप करेंगे ना सॉल्व, तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें जो एक बार आपने पढ़ी होती है ना। एक बार तो देखो हमने पढ़ाई और उसके बाद आपने खुद अगर रिवीजन किया है उन चीज़ों का, तो डेफिनेटली एमसीक्यू में आपको वो क्लिक कर जाएगा आंसर क्या होना चाहिए। नाउ विल डू द प्रोसीजर वेयर द जजेस ऑफ द कोर्ट और अपील आर इक्वली डिवाइडेड। जब अपील के दौरान जब कोर्ट जो है इक्वली डिवाइडेड है, उनका डिसीजन इक्वली डिवाइडेड आ रहा है, अब क्या करेंगे? अब इक्वली डिवाइडेड है तो ऑफ कोर्स ही बात है डिसीजन तो आएगा ही नहीं, 50-50% हो गया। देन व्हाट दे विल डू, जो बेंच होगी वो उस मैटर को रेफर कर देगी थर्ड जज के पास, और वो थर्ड जज जो अपनी ओपिनियन देगा, उस ओपिनियन के अकॉर्डेंस में ही डिसीजन देना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है, ये जो जज है वो क्या कर सकते हैं, दे में रेफर इट फॉर द लार्जर बेंच, लार्जर बेंच पर डिसीजन भेज देंगे तो फिर लार्जर बेंच का डिसीजन जो है वो माना जाएगा। अब एक बार बैरक पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। When an appeal under this chapter is heard by the High Court before a bench of the judge, अच्छा हाई कोर्ट में बेंच होती है या सिंगल ही जज होता है? हाँ जी, सिंगल जज भी होते हैं और डिवीजन बेंच भी होती है। अच्छा एक बार बताओ, अगर आप हाई कोर्ट में सीधा मैटर जा रहा है आपका, वैसे तो सीधा जाएगा नहीं क्योंकि एपलेट जुरिडिक्शन में आप, वो बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एपलेट अगर जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का, देन ओनली इट कैन बी लाई टू द हाई कोर्ट डायरेक्टली। अदरवाइज हाई कोर्ट में सिंगल बेंच होती है, उसके बाद अगर आप अपील में जा रहे हैं तो डिवीजन बेंच होगी। और एक सीपीसी की बात करें तो आपने एलपीए भी पढ़ा होगा, सीपीसी में एलपीए। पेटेंट अपील, हाँ जी, लेटर्स पेटेंट अपील। हाँ हाँ, सीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 100A है ना शायद, यस सर। पढ़ा है इसको, समझा है कभी क्या है ये एलपीए? हाँ सर पढ़ा है, लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है ना सर। हाँ, शायद उसमें ये है कि सिंगल जज के बाद डिवीजन बेंच के पास अपील नहीं जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू एसएलपी है शायद, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलो जब सीपीसी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। वैसे सिंपली क्या होता है, जब हाई कोर्ट का डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है देन एलपीए जाएगी, अदरवाइज एलपीए नहीं जाती। ठीक है, आई लेट यू नो अबाउट द सेम, जब हम डिटेल में करेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ मैटर हम डायरेक्टली हाई कोर्ट गए हैं और एक मैटर हम नीचे से होते हुए आ रहे हैं। जब नीचे इतना टाइम लग गया तो दोबारा डिवीजन बेंच पे जाएगी, तो वो जरूरत नहीं होती। 100 का ये देख लेंगे, बाद में बताऊंगा डिटेल में। चलो 392 हम कर रहे थे, 392 ये कहता है व्हेन एन अपील अंडर दिस चैप्टर इज हर्ड बाय हाई कोर्ट, अगर कोई अपील हर्ड बाय हाई कोर्ट के द्वारा हुई है, और बेंच, बेंच का मतलब कम से कम तो 2 जज तो होंगे तभी तो बेंच बनेगी, ऐसे सिंगल बेंच बोलते नहीं, गलत वर्ड है। तो बेंच के पास अगर गया, बिफोर अ बेंच ऑफ द जजेस एंड दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, द अपील विद देयर ओपिनियन शैल बी लेड बिफोर अनदर जज। तो अगर ये 2 जजेस हैं, एक जज साहब ये, एक जज साहब ये, इनके सामने अगर अपील गई तो डिवाइड हो गए, 50-50% का डिसीजन तो आएगा नहीं, तो व्हाट दे विल डू, दे विल रेफर with their opinion shall be laid before another judge of the that high court, that court, उसी कोर्ट के किसी और जज के पास मामला जाएगा, and that judge after such hearing as he think fit shall deliver his opinion, उसके बाद वो अपनी ओपिनियन दे देंगे उस ओपिनियन पे, एंड द जजमेंट और ऑर्डर शैल फॉलो दैट ओपिनियन, तो जो भी ओपिनियन आएगी उस ओपिनियन को ये बेंच फॉलो करेगी, देन दे कैन पास एन ऑर्डर एज पर द ओपिनियन इन द कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो में क्या बात की गई, लार्जर बेंच की बात की गई है, दैट इफ वन ऑफ द जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच or where the appeal is laid before another judge under this section,
जब किसी और जज के सामने अपील रखी गई होगी, या इफ वन ऑफ द जज कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच, या दोनों एक जज कम से कम उस बेंच का पार्ट बना है, दैट जज सो रिक्वायर्स द अपील शैल बी रीहर्ड, तो अपील दोबारा रीहर्ड सुनी जाएगी, एंड द डिसाइडेड बाय द लार्जर बेंच ऑफ द जज, तो लार्जर बेंच पे ही रेफर हो जाता है अक्सर तो। ठीक है, तो वैसे तो ओपिनियन के अकॉर्डेंस में कर देंगे, अगर ओपिनियन के अकॉर्डेंस में नहीं हो रही है तो जहां पर मैटर रेफर किया गया था वहां पे ऐसा लगता है कि वो ओपिनियन नहीं दे रहे, वो रेफर करवाना चाहते हैं लार्जर बेंच में, तो दे कैन डू इट। नाउ 393 कहता है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑन अपील, जो भी अपील का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, वो फाइनल होगा डिसीजन, एक्सेप्ट कुछ मामले में वो डिसीजन फाइनल नहीं होगा। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं बेरक, जजमेंट एंड ऑर्डर पास बाय एपीलेट कोर्ट अपॉन एन अपील शैल बी फाइनल, कोई भी जजमेंट हो, कोई भी ऑर्डर के जब हमने अपील करी है तो एपीलेट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया दैट हैज टू बी फाइनल, एक्सेप्ट, लेकिन इन मामलों में वो फाइनल नहीं होता है। कौन कौन से हैं? 377, 378 एंड 384 का 4। ठीक है, क्योंकि ये भी अपील हो सकता है दोबारा। अब होता क्या है, प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग द फाइनल डिस्पोजल ऑफ एन अपील, provided that notwithstanding the final disposal of an appeal against the conviction in any case, the appellate court may hear and dispose on the merits। अब आपको वैसे पता होगा, जहां तक लगता है appellate court पूरे मेरिट पे नहीं जाती है, केस के अंदर तक नहीं जाती है, दोबारा बहुत रेयर चांसेस है जहां पे वो दोबारा रीअप्रिएस करे सारे एविडेंसेस को, दोबारा विटनेसेस को बुलाए। जनरली अपील में वो एक तरीके से ऊपर ऊपर से देख के कहीं लॉ का वायलेशन तो नहीं है या जिसके राइट्स हैं उसका वायलेशन तो नहीं है, वो देखती है। अदरवाइज लेकिन इन तीनों मामलों में, पर्टिकुलरली इन दो में, वो चाहे तो उस केस को मैरिट पे भी डिसाइड कर सकती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फाइनल नहीं है। द कोर्ट, जो एपीलेट कोर्ट है, मे हियर एंड डिस्पोज ऑन द मैरिट्स, किस किस को मैरिट पे सुनेंगे? एन अपील अगेंस्ट द एक्विट अंडर 378। 378 में क्या हमने पढ़ा था? जब किसी को एक्विट कर दिया गया है फिर उसके बाद स्टेट अपील करती है। 377 में क्या है? जहां पे उसको इनएडिक्वेट सेंटेंस है, इनएडिक्वेट सेंटेंस। ठीक है, तो इनएडिक्वेसी के केस में भी जब कन्विक्शन तो दी लेकिन इनएडिक्वेट थी, देन द अपीलेट कोर्ट कैन डिसाइड दैट मैटर ऑन अ मेरिट पर डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो यही है 393। Now the last one is 394 in reference with the appeal। 394 में से भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मेंस के तो ऑफ कोर्स ही बात है नहीं बनेगा यहाँ पे। मेंस का बना सकते हैं, इलस्ट्रेशन बेस बना सकते हैं कि कोई इंसान जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, एक्यूज्ड है, तो उस सिचुएशन में वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, बट मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन पाएगा। शॉर्ट में तो बना सकते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड। अबेटमेंट ऑफ अपील्स, अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? खत्म होना। तो एवरी अपील अंडर 377, 378 शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अक्यूज्ड। अब 377 या 378 बना किस लिए था? एक तो इनएडिक्वेसी थी कि जब सजा कम दी हो, कन्विक्ट तो कर रहे हैं लेकिन सजा कम दे रहे हैं, इनएडिक्वेट है। और या फिर हमने उसको एक्विटी कर दिया, कोर्ट ने एक्विट कर दिया, देन ऑफ कोर्स वी कैन अपील। अपील कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो इन सिचुएशन में अगर एक्यूज्ड ही मर गया है, एक्यूज की ही डेथ हो गई है, देन ऑफ कोर्स ही बात है हम किसको सजा देंगे? तो यहाँ पे केस ही खत्म हो गया, अबेट हो गया, फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज्ड। ओके, अब 2 क्या कहता है? एवरी अदर अपील अंडर दिस चैप्टर, इसके इन दोनों के अलावा कोई और अपील हो, एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ फाइन, फाइन वाली अपील को छोड़कर, इसको छोड़कर, शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ एपिलेंट, जिसने अपील करी है वो ही अगर मर गया है, उसी की डेथ हो गई है एपिलेंट की, तो केस खत्म। लेकिन फाइन वाले मामले में क्या केस खत्म होगा? हाँ जी,
तो आंसर इज नो। प्रोवाइडेड, लेकिन इसका प्रोवाइजो भी पढ़ना पड़ेगा आपको 2 का। प्रोवाइडेड क्या कहता है, दैट वेयर अपील इज अगेंस्ट अ कन्विक्शन and sentence of death or imprisonment and the appellant dies during the pendency of appeal, provided that where appeal is against a conviction, conviction के खिलाफ हमने अपील करी है। देखो अपीलेंट, अगर अपीलेंट की डेथ हो गई तो केस खत्म हो जाता है, लेकिन फाइन के मामले में नहीं खत्म होता, ठीक है। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि अपीलेंट की डेथ भी हो जाए, लेकिन अगर कन्विक्शन है, अपील करिए इज अगेंस्ट द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ डेथ, इसके अगेंस्ट हमने अपील करी है, या इम्प्रीजनमेंट हो, कोई सजा हो, एंड द अपीलेंट डाइज, जिसने अपीलेंट जो था वो मर जाता है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील एनी ऑफ हिज नियर रिलेटिव में। अब ऑफ कोर्स ही बात है, हमने कन्विक्शन के कम मिली हो या डेथ हो, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो रिलेटिव्स हैं एपेलेंट के, एपेलेंट तो मर गया ना, लेकिन इसके रिलेटिव्स तो है ना, इसके रिलेटिव्स क्या करेंगे, मे विद इन 30 डेज, ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है 30 दिन के अंदर चाहे तो वो, ऑफ द डेथ ऑफ द एपेलेंट अप्लाई टू द एपेलेट कोर्ट और लीव टू कंटिन्यू द अपील, लीव टू कंटिन्यू अप्लाई करना पड़ेगा, लीव टू कंटिन्यू टू कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा कि हम इस अपील को कंटिन्यू रखेंगे, एंड इफ द लीव इज ग्रांटेड द अपील शैल नॉट अबेट, और अगर कोर्ट ने अपील लीव दे दी है तो वो अबेट नहीं होगी, नॉट अबेट। दैट मीन उसके LR रिकॉर्ड पे आने चाहिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिकॉर्ड्स पे आ जाने चाहिए। इन दिस सेक्शन नियर रिलेटिव का मतलब क्या है, पेरेंट, स्पाउस, लीनियंट डिस्केंडेंट और ब्रदर और सिस्टर। अब एक यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नियर रिलेटिव्स में, तो देखो पेरेंट्स आ गए, स्पाउस आ गया, ठीक है, लीनियंट, डिस्केंडेंट, ब्रदर और सिस्टर, ये जो वर्ड है या तो ब्रदर और सिस्टर भी हो सकते हैं। अब एक वर्ड आता है लीनियंट डिस्केंडेंट, जब हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो एक बार ध्यान में आपको ये पूरा डिटेल में समझा दूंगा लीनियंट, एस्केंडेंट, डिस्केंडेंट क्या होते हैं, ठीक है। ये बात कर रहा है डिस्केंडेंट, डिस्केंडेंट्स, ठीक है। हिंदू लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक जब प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी, उसमें कुछ सक्सेशन की जो चीजें आती है ना, वहाँ ये वर्ड यूज होते हैं, लीनियंट, डिस्केंडेंट, एस्केंडेंट, कोलेटरल, वहाँ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। अभी इसके लिए इतना ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द अपील। विल क्विकली स्टार्ट विद द रेफरेंस एंड रिवीजन। अभी इसमें अगर कोई डाउट है तो यू मे आस्क, अदरवाइज प्रोसीडिंग फर्दर। रेफरेंस हम करते हैं, रेफरेंस क्या है, 395 टू 396 दो ही सेक्शन है रेफरेंस के। रेफरेंस की जरूरत क्या पड़ती है, रेफरेंस किस कोर्ट में होगा, देन यू नीड टू वेयर अबाउट इट। 395 में बेरेट की ही बात की है, बहुत सिंपल से दो सेक्शंस हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कोई एम्बिग्यूटीज हो, कोई कोर्ट है, एम्बिग्यूटी किस किस चीज को लेकर हो सकती है, कोई एक्ट है, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई रेगुलेशन है, और उसके अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, क्वेश्चन ऑफ लॉ नॉट फैक्ट। रेफरेंस होता क्या है, जनरली जो कोर्ट है, नीचे सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं, वो हाई कोर्ट के पास अपने मैटर को रेफर करती है कि हमें यहाँ पर एम्बिग्यूटीज आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं कि ऐसा लॉ है या नहीं है, नहीं पता चल पा रहा है, और ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी ही होना चाहिए, जब मैटर चल रहा हो, पेंडेंसी, ठीक है, मैटर पेंडिंग होना चाहिए इस कोर्ट के अंदर। तो ये कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट से पूछेगी, ओपिनियन लेगी, व्हाट टू डू इन दिस केस, क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब दो मैं जजमेंट भी लिखवा दूंगा इसमें भी। अब ऐसा आप मुझे एक पहले बात बताइए, आपने कई सारे केस देखे होंगे जिसमें ऐसे करके इन रेफरेंस लिखा होता है, देखे ऐसे,
ऐसी साइटेशन देखिए, जैसे तो वहाँ हाई कोर्ट से रेफरेंस Okay. मांगा गया होता है कई बार। वैसे रेफरेंस आपको पता होगा ये प्रेसिडेंट भी मांगता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से मांगता है 143 में एडवाइजरी ओपिनियन। आई गेस आपको याद होगा एसपी गुप्ता का जो केस है। हाँ जी, यस सर। जजिस ट्रांसफर केस में भी एक रेफरेंस केस है ना। गॉड। हाँ जी, तो वहां पर भी है, लेकिन मैं उसके रेफरेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हम हर चीज को क्लब भी ना करें तो ज्यादा ठीक है। कई बार एम्बिग्यूटीज होती हैं, कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा है क्या है, बट मैटर पेंडिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है इस कोर्ट में मैटर होना चाहिए देन ओनली इट कैन बी रेफर्ड। और कभी भी रेफरेंस जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे नहीं होगा। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है? ऐसा होगा, इमेजिनरी सिचुएशंस। इमेजिनरी पे नहीं चलेगा, ऐसा होगा तो हम पूछ लेंगे, या पहली एडवांस में पूछ के बैठ गए। अरे मैटर जब कोर्ट में आएगा, पेंडिंग होगा, बिटवीन दी पार्टीज मैटर चल रहा है, कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू इन दैट केस, किसी एक्ट की वैलिडिटी को लेकर है, किसी ऑर्डिनेंस को लेकर है कि वो ऑर्डिनेंस आज भी लागू है या नहीं है, क्या इस पे नया कानून बन गया नहीं बन गया, कोई रेगुलेशन है, समझ में नहीं आ रही वेदर इट विल अप्लाई टू इट और नॉट। आपने एक देखा होगा आर्टिकल 12, हमने 12 तो पढ़ा है ना, वहां पे एक जैसे अदर अथॉरिटीज एम्बिग्यूटीज आती है कि अदर अथॉरिटी क्या है। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन में अदर अथॉरिटीज है ना, क्या ये लॉ अदर अथॉरिटीज पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो इस तरीके की एम्बिग्यूटीज आएंगी। और ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए, फैक्ट्स की नहीं। यू कैन नॉट रेफर अ मैटर टू द हाई कोर्ट इन द केस ऑफ फैक्ट, but only in the question of law, whether the law should apply to that court or not, in that situation पे अप्लाई हो या ना हो। अब आपने जब एक चीज और पढ़ी थी कि आर्टिकल 141 आपने पढ़ा है, क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है दैट इज बीन बाइंडिंग, जितनी भी हमारी थ्रू आउट द टेरिटरी, चाहे जितने भी हमारे 25 हाई कोर्ट हैं उन पे अप्लाई होता है, और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं सब पे अप्लाई होगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, चाहे वो डिवीजन बेंच का ही क्यों ना हो। डिवीजन बेंच सर मतलब, हाँ ये जी, AOR का क्या लिखा था सर ये आपने? एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन। अभी बैरक भी पढ़ूंगा मैं, अभी मैं आपको सिर्फ ऊपर से समझा रहा हूँ। और रेफरेंस की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ऑफ कोर्स ये बात है, इट्स हैविंग अ बाइंडिंग फोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया पे अप्लाई होगा ना। तो क्वेश्चन कम्स, अगर सपोज करो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट है, एक दिल्ली हाई कोर्ट है, इन दोनों हाई कोर्ट के ओपिनियन किसी लॉ को लेकर जो स्टेट में एप्लीकेबल है, दैट कैन बी अ डिफरेंट। क्या पता इनका सीआरपीसी को लेके भी ओपिनियन अलग अलग हो, क्योंकि सीआरपीसी किस में फॉल करती है, कॉन्करेंट में। ये स्टेट लॉ बना सकती है ना अपना सीआरपीसी को लेकर। जैसे आपको पता है सीआरपीसी में अगर एंटीसिपेटरी बेल की बात करें तो यूपी में कुछ समय के लिए नहीं थी, लेकिन आज है, तो सीआरपीसी में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन जो है, क्या वो 30 हजारी कोर्ट पे बाइंडिंग है? नो। ये बाइंडिंग नहीं है, इसका सिर्फ परसुएसिव वैल्यू है, ठीक है, परसुएसिव वैल्यू है ये, यानी ये माने या ना माने, बट डेफिनेटली 30 हजारी को दिल्ली हाई कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। तो अगर कोई एम्बिग्यूटी आ गई, 30 हजारी कोर्ट कहती है कि भाई अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है नया, 30 हजारी कोर्ट कंफ्यूज हो गई है कि भैया मेरे को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, तो दैट मैटर कैन बी रेफर टू द दिल्ली हाई कोर्ट। 30 हजारी कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रेफर कर देगी कि मुझे मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। वैसे तो ये ऑफकोर्स ही बात है, क्लियर है ये चीज कि 30 हजारी कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन मानने के लिए बाध्य है, बट नॉट ए इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये क्या, ये भी एक एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी ऑफ व्हाट, लॉ को लेकर, देन द मैटर कैन बी रेफर टू द हाई कोर्ट, ठीक है। अब हम बेरेक पढ़ेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। वैसे मैं पहले आपको दो केस भी लिखा सकता हूँ, इसमें दो केस लिख लेते हैं। केस लिख लेते हैं फिर बेरेक पढ़ लेंगे, ठीक है। बेरेक में कुछ है नहीं, अब इतना ही है बस, जो बताया वही होगा। एक केस लिख लेते हैं हम, काजी मोहम्मद हनीफ
1990 का केस है। तो क्या क्वेश्चन ये था इसमें, क्या सबऑर्डिनेट कोड जो है इस केस में कहा गया सबऑर्डिनेट कोड कैन नॉट मेक रेफरेंस ऑन द ग्राउंड। सबऑर्डिनेट कोड जो है कैन नॉट मेक रेफरेंस on the ground that a different view of law was taken by some other high court. Different view. डिफरेंट व्यू लिया है किसने, जैसे मैंने आपको कहा कि एक हाई कोर्ट का अलग व्यू है, एक हाई कोर्ट का अलग व्यू है। तो ये बात ना कोर्ट को पता ही होनी चाहिए कि मुझे अपने जो मेरे ऊपर जो कोर्ट है हाई कोर्ट उसका डिसीजन फॉलो करना है। तो इसलिए कोर्ट ने इस केस में मना कर दिया था कि इस मामले में रेफरेंस होगा ही नहीं। इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको किसका डिसीजन फॉलो करना है। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का थोड़ी ना करना है अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट में के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं तो इस केस में काजी मोहम्मद हनीफ केस में कहा गया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन नॉट मेक रेफरेंस ऑन द ग्राउंड दैट डिफरेंट व्यू ऑफ द लॉ वाज टेकन बाय सम अदर हाई कोर्ट, इट मस्ट ओबे। तो ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है किसका डिसीजन माने, इट मस्ट ओबे द लॉ लेड डाउन बाय द हाई कोर्ट टू विच, ये ध्यान रखना है, टू विच दैट हाई कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट जिसके नीचे ये आती है। तो 30,000 कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के नीचे आती है ना, तो 30,000 दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन, इलाहाबाद से हमें क्या लेना। ठीक है, परसुएसिव वैल्यू मानना चाहे माने ना तो चल जाएगा, बट दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन 30,000 कोर्ट मानेगी, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव वैल्यू। अथॉरिटेटिव यानी उसको मानना ही पड़ेगा 30,000 कोर्ट को। एक केस और लिख लेते हैं, मौला फजलू करीम MOLLA फजला करीम 1905 का केस है, रेफरेंस का ही है। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है या MM की जो कोर्ट है ये रेफर कर सकते हैं मैटर को फॉर द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। कहाँ मैटर दे देंगे, हाई कोर्ट के पास भेजेंगे। एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जाएगा। अराइजिंग इन द हेयरिंग ऑफ द केस, और क्वेश्चन ऑफ लॉ कब, हेयरिंग ऑफ द केस मतलब केस की सुनवाई के दौरान, पेंडिंग बिफोर द सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट, जो पेंडिंग है। ठीक है, आई होप यू कैन रिमेंबर इट, केस पेंडिंग होना चाहिए तभी वो रेफर करेगी। सच अ रेफरेंस कैन बी मेड ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट ऑन द फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगा, नॉट ऑन फैक्ट, फैक्ट पे नहीं होगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी होना चाहिए, हेयरिंग के दौरान। मौला फजला करीम। अब डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा अभी। अब डायरेक्ट क्या कहता है 395, यहां में लिखता चलूंगा, देखते हैं। रेफरेंस टू दी हाई कोर्ट, और कहां जाएगा रेफरेंस, पहली चीज एक ध्यान रखना, क्या रेफरेंस कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा, बताइए जल्दी से, कमान। ओनली हाई कोर्ट, ये नहीं जाता, ठीक है, हाई कोर्ट ही जाएगा। बट क्या रिवीजन जाएगा सेशन कोर्ट, यस, तो हाई कोर्ट भी जाएगा रिवीजन, कोर्ट ऑफ सेशन भी जाएगा। तो क्या एडिशनल सेशन जज के पास पावर है रिवीजन की, यस, बिल्कुल है। तो ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, ये हम बाद में बात कर लेंगे। इसके बाद वही टॉपिक है हमारा, तो हम क्विकली रेफरेंस खत्म करते हैं, फिर हम डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे रिवीजन। 395 सेक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो रेफरेंस टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास रेफर किया गया मैटर। वेयर एनी कोर्ट, एनी कोर्ट का मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट के नीचे। हाई कोर्ट तो अपने खुद तो रेफरेंस तो नहीं करेगी ना। एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस पेंडिंग बिफोर इट, पेंडिंग होना चाहिए,
It involves a question of as to validity of any act. Validity of any act, ordinance, regulation. AOR, ठीक है, ये याद रखना. AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है ना, AOR, और एनी प्रोविजन कंटेनिंग इन द एक्ट, या उसके अंदर किसी चीज की वैलिडिटी को लेकर है, किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन की वैलिडिटी को लेकर है, या उसके किसी प्रोविजन को लेकर है. ठीक है, प्रोविजन को लेकर, या तो वैलिडिटी को लेकर है या प्रोविजन को लेकर, किसका, किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को लेकर. द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, कि इस बात का डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन निर्धारित होना चाहिए जो कि उस केस के लिए जरूरी है, और विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, उस केस के निपटारे के लिए वो जरूरी है कि उस बात का डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि क्या ये लॉ अप्लाई होगा, ये एक्ट अप्लाई होगा, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, या उसका कोई प्रोविजन, उसमें कहीं संदेह है, डाउट है. And is of opinion that such act, ordinance, regulation, provision is invalid or inoperative. क्या वो invalid है या वो inoperative है, but has not been so declared by High Court. अभी तक High Court ने उसको invalid या inoperative नहीं declare किया है. To which that court is subordinate or by the Supreme Court, ना ही Supreme Court ने. The court shall state a case setting out its opinion and the reason thereof and refer the same for the decision of the High Court. तो जो कोर्ट जहाँ पे मैटर पेंडिंग है वो अपने इस बात को लिखेगी कि मुझे लगता है कि इस केस में डाउट आ रहा है, ये लॉ को लेकर एम्बिग्यूटी है, द नीड टू बी क्लैरिफाइड बाय द हाई कोर्ट, इट कैन रेफर इट टू द हाई कोर्ट. एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इन दिस सेक्शन रेगुलेशन मीन्स एनी रेगुलेशन इज डिफाइंड अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट. तो जहां पे भी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो जनरल क्लॉज एक्ट का यूज करते हैं. जनरल क्लॉज एक्ट का ईयर जरूर याद रख लेना, कभी पेपर में कभी पूछ लिया तो मिसलेनियस के फॉर्म में. 1897 डेफिनेशन हम यहीं से उठाते हैं, कोई भी जो कहीं और नहीं मिलती है. और द जनरल क्लॉज एक्ट ऑफ द स्टेट, ये तो सेंटर का हो गया, स्टेट का भी हो सकता है. 2 क्या कहता है इसका, अ कोर्ट ऑफ सेशन और MM की जो कोर्ट है, may if it is think fit in any case pending before it, जो मैटर पेंडिंग है और ये कोर्ट ऑफ सेशन और MM को लगता है फिट, may think fit in any case pending before it or him to which the provision of subsection 1 do not apply. Subsection 1 do not apply. रेफर फॉर द डिसीजन द हाई कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ. देखो एक चीज समझना, यहां लिखा है एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो सकती है. सबसेक्शन 1 में कब अप्लाई करेगी वो हाई कोर्ट पे, जब वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन की बात कर रहा है, वैलिडिटी ऑफ प्रोविजन या कोई प्रोविजन को लेकर. इसके अलावा भी जहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आप एक चीज देखेंगे, जो पहला वाला पार्ट है इसका सबसेक्शन 1 390, इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात नहीं की गई है. ठीक है, इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात नहीं की गई है. इसमें बात किसकी गई है, AOR की या उसकी वैलिडिटी की या उसके प्रोविजन की, जो कि जरूरी है, उसका निर्धारण उन्होंने हाई कोर्ट से पूछ लेते हैं इसमें करे क्या. बट इसके अलावा भी जहां पे डू नॉट अप्लाई, बट वहां पे क्या है, रेफर फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ. अंडरलाइन कर लीजिए आप इसको, वर्ड को, क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग इन द हियरिंग ऑफ सच केस. कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अप्लाई हो रहा है, इसमें डाउट है. ठीक है, दो चीज होती है ना, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. तो नॉट फैक्ट होना चाहिए. ठीक है, फैक्ट का नहीं, लॉ का ही. अगर कोई एम्बिग्यूटीज आ गई हैं, देन अगेन द कोर्ट ऑफ सेशन और द MM कैन रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट को रेफर कर सकती है. आगे क्या कहता है, थर्ड, any court making a reference to the high court and the subsequent 1 or 2 may pending the decision of the high court thereon either commit. अब ऑफ कोर्स ही बात है, जब मैटर रेफर कर दिया गया है, चाहे वो 1 के अंदर हो चाहे वो 2 के अंदर हो, किसी भी कंडीशन में हो,
तो जब रेफर कर दिया गया है तो रेफर को सुनने में, हाई कोर्ट को डिसीजन लेने में टाइम भी तो लगेगा। तो उस दौरान क्या होगा, पेंडिंग द डिसीजन द हाई कोर्ट देयर ऑन ईदर कमिट द अक्यूज टू द जेल, या तो अक्यूज को जेल में भेज दिया जाए, या तो जेल भेज दिया जाए, या अक्यूज को कहाँ भेज दिया जाएगा, बेल पे छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। या तो जेल भेजो या बेल भेजो। टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब भी बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा। ओके अब 396 है, बहुत सिंपल सा है। डिस्पोजल ऑफ द केस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन ले लिया है जो रेफरेंस किया गया था उसके पास। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने whatever the decision has been taken by the high court on the ambiguity of any act, ordinance, on the regulation or any question of law, अगर उस पर जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन आया होगा, that has to be comply by the जो लोअर कोर्ट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थी जिसने रेफरेंस भेजा था, वो मानेगी उस चीज को और उस हिसाब से अपना डिसीजन देगी। सिंपल सा एक बार पढ़ लेते हैं। When a question has been so referred, the High Court shall pass such order thereon as it think fit, जो भी High Court ने डिसीजन लिया होगा, and shall cause a copy of such order. तो हाई कोर्ट क्या करेगी, कॉपी भेज देगी ऑर्डर की। किसको भेज देगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट को जहां से रेफरेंस आया है। टू बी सेंट टू द कोर्ट बाय विच द रेफरेंस वाज मेड, which shall dispose of the case conformably. Conformably होते consistently, यानी inconsistent होना चाहिए, inconsistent जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली ही जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है डिसीजन देगी। The High Court may direct by whom the cost of the reference shall be paid. हाई कोर्ट ये भी कह सकती है भाई रेफरेंस की जो कॉस्ट है वो कौन पे करेगा। ठीक है, तो यही है बस हमारा रेफरेंस। इसका सेक्शन ध्यान रख लेना, 390 डायरेक्ट सेक्शन पूछा जा सकता है। और आपसे ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस किन सिचुएशन में होगा। ठीक है, एक तो AOR याद रख लेना एंड एक क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ का आंसर है 2 में है, AOR 1 में है। इसकी वैलिडिटी और इसका कोई प्रोविजन, इज देयर एनी डाउट? क्लियर है ये? हाँ जी, जल्दी बताइए, कम ऑन, से यस और नो, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। रिवीजन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 397 टू 401। बाकी के आगे के जो सेक्शन है वो और इजी हैं, 402 से लेके 5 तक। विल डू दैट। अब आप मुझे जल्दी से बताइए रिवीजन होता क्या है? हाँ जी, क्विकली। So when there is an irregularity in the proceedings. Sorry? So when there is any irregularity in the proceedings, then the High Court or the Session Court may call for record and हाँ जी, determine the validity of the proceedings. ओके ठीक है। तो रिवीजन पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कहाँ लाई करेगा, या तो हाई कोर्ट जाएगा या कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा। मैं या यूज कर रहा हूँ, या मतलब और, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रिवीजन यहां भी लगा दिया यहां भी लगा दिया। ठीक है, रिवीजन के केस में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कैसा है, पैरेलल है या नहीं है? Yes. क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है? Yes. तो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है। अगर आप एक बार कोर्ट ऑफ सेशन चले गए तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, या हाई कोर्ट चले गए तो कोर्ट ऑफ सेशन नहीं जा सकते, यानी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये रिवीजन है क्या? रिवीजन का मतलब जनरली आप भी कहते होंगे मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ सिलेबस को। तो रिवीजन सेम कोर्ट में नहीं लगता है, ऊपर की कोर्ट में ही लगेगा। और ये कब लगेगा रिवीजन? जब कोई अपील का प्रावधान नहीं है, नो अपील, या अपील का प्रोविजन था वो लैप्स्ड हो गया हो। अपील तो थी लेकिन लैप्स हो गई, आप नहीं कर पाए, या अपील का प्रोविजन ही नहीं है, या थी तो लैप्स हो गई, बट आपके पास रिवीजन बचा है।
ठीक है, जब अपील में न्याय नहीं मिल पा रहा देन वी कैन फाइल अ रिवीजन। इट इज ऑल्सो यू कैन से, क्योंकि हमारे सीआरपीसी में रिव्यू नहीं है। रिव्यू है हमारे सीआरपीसी में क्या? नो सर। तो रिव्यू नहीं है तो इसको एक तरीके का रिव्यू ही कह सकते हैं। जनरली रिव्यू क्या होता है, रिव्यू सेम कोड करती है बट रिवीजन सुपीरियर कोड करती है। और रिवीजन कहाँ लाई होगा ये चीज आपको ध्यान रखना है, या तो वो हाई कोर्ट होगा या कोर्ट ऑफ सेशन होगा, और दोनों का ज्यूरिडिक्शन है पैरेलल, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने हाई कोर्ट या फिर अगर हाई कोर्ट चले गए तो कोर्ट ऑफ सेशन नहीं जा सकते, कोर्ट ऑफ सेशन चले गए तो हाई कोर्ट नहीं जा सकते आप। एंड इट्स हैविंग अ वेरी वाइडर पावर, बहुत वाइड पावर है रिवीजन में। कोर्ट क्या क्या कर सकती है, विल डू दैट। और अगर हम बात करें रिवीजन के जो प्रोविजन है, जैसे हमने इसको 3 तरीके हैं किसी चीज को रिवीजन करने के। अब वो कैसे होता है, रिवीजनल ज्यूरिडिक्शन जो है कहीं ना कहीं 3 सोर्सेस से आता है। पहला सोर्स क्या है, एक तो हमारे पास सेक्शन है 397 से लेकर 401 तक, यहाँ दे रखा है रिवीजन का प्रोविजन। एक आपको शायद आइडिया होगा, क्या हमारे संविधान में रिवीजन टाइप की कोई पावर दे रखी है कि कोर्ट जो है नीचे की कोर्ट पे निगरानी रखेगा कि जो कोर्ट है लीगली काम करते रहे, लीगली काम करे, नीचे की कोर्ट विद इन देयर जुरिस्डिक्शन काम करे, कोई है पावर? 227 हाई कोर्ट के पास और 142 सुप्रीम कोर्ट। 142 हाँ मतलब हाई कोर्ट के पास तो 227 है ना, जुडिक मतलब कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर सुपरविजन करेगा। 227 आर्टिकल, ठीक है, यानी हाई कोर्ट जो करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे क्या करता है, सुपरविजन करता है। तो ये भी एक तरीके का रिवीजन है। नीचे की कोर्ट ने अगर कुछ गलत काम कर रही है तो दैट हैज टू बी रिव्यू, आई मीन रिवीजन हो सकता है ये इन द मैटर्स ऑफ 227 के अंदर। इसमें आप क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है। और क्या है हमारे पास, अब अगर आप बात करें एक और तीसरा तरीका है जहां पर आप नीचे की कोर्ट के डिसीजन को क्वैश करवा सकते हैं। वो कैसे होगा, रिट है ना हमारे पास, सर्शियोररी, सर्शियोररी, ये भी एक तरीके का रिवीजन ही है कि नीचे के कोर्ट के डिसीजन जो आ चुका है उसको क्वैश करवाना। इनडायरेक्टली तो नहीं कह सकते हम इसको रिवीजन, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइक कोई लीगैलिटी है, कोर्ट ने नीचे से सही से काम नहीं किया इलीगैली, तो वहां पर हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन नीचे के डिसीजन को अपने पास बुलाएगी, या तो खुद डिसाइड कर सकती है फिर। अच्छा, क्या आप यहाँ पे एक बात बताइए, क्या ये सुमोटो एक्शन ले सकते हैं रिवीजन में कोर्ट? कैन सुमोटो एक्शन बी टेकन? यस। डेफिनेटली सुमोटो लेती है, कई बार सुमोटो ले लेती है कि भाई नीचे कोर्ट ढंग से काम नहीं कर रही है, डेफिनेटली इलीगली काम कर रही है, जो ज्यूरिडिक्शन उसके पास नहीं है ज्यूरिडिक्शन लेके काम कर रही है, जो है नहीं वो भी कर रही है, या अपनी पावर का गलत फायदा उठा रही है। सर जुरिस्डिक्शन में अगर सर्शियरी है तो मैंडेबस भी तो होगा। हाँ जी, सर मैंडेबस भी तो आएगा। बेसिकली देखो मैंडेमस जो है ना वो पब्लिक अथॉरिटीज पे होता है लेकिन मैक्सिमम। सर प्रोहिबिशन है वो तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ही रोक देती है। सॉरी हाँ, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी होता है, ठीक है, जब मैटर पेंडिंग है। सर्शोरी तो जब कोई डिसाइडेड हो चुका है तो क्वैश कर देना उसकी प्रोसीडिंग। हम्म। यहाँ पे भी प्रोहिबिशन भी हो सकता है, लेकिन प्रोहिबिशन जो है वो भी कोर्ट को एक तरीके का निगरानी विद इन द लिमिट्स रखना है कि अगर जो उसके पास नहीं है पावर उसको कोर्ट रोक सकती है, प्रोहिबिट कर देती है। देखो ये जो प्रोविजन है इसको हम रिवीजन नहीं बोल सकते, ना इसको बोल सकते रिवीजन, बट मैं कह रहा हूँ देयर आर 3 वे जहां से कहीं ना कहीं एक तरीके का रिविजनल करने की पावर आ रही है कि नीचे कोर्ट को हम देख सकते हैं। ये अपील तो है नहीं, दिस इज नॉट अपील, इवन दिस इज नॉट अपील, बट ये क्या है, नीचे की कोर्ट पे निगरानी रखने का तरीका है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो सिर्फ सुपर रिवीजन यहाँ पर दे रखा है हमारे, बट ये भी एक तरीके की निगरानी रखने का तरीका है नीचे की कोर्ट को, नीचे की कोर्ट पर रिकॉर्ड कॉल कर सकते हैं ना, रिकॉर्ड्स लेके आइए क्या कर रहे हो आप,
एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि रिवीजन जो है वो इंटरलॉकिटरी ऑर्डर्स पे नहीं होती है। इंटरलॉकिटरी ऑर्डर्स ये क्या होते हैं? हाँ जी, ड्यूरिंग द pendency of court. हाँ जी, ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। दोबारा बोलिए तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। जी। तो इंटरिम टाइप होगा ना, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो बीच में हमने ऑर्डर पास करे हैं उन पे नहीं होगा। ओके, तो यही है इसमें, और बाकी हम बेरेक से पढ़ेंगे। कुछ केस लॉज हैं इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखना। एक लीडिंग केस है, दो लीडिंग केस रहेंगे इसमें, ओम प्रताप सिंह का और एक है सुनील कुमार वर्सी अजीत कुमार। वो कर लेते हैं पहले ही। जो रिविजनल पावर है वो कहीं ना कहीं सुपरवाइजरी इन नेचर है। हम इसको केस को कर लेते हैं पहले। ओम प्रकाश एक्सक्यूज मी, ओम प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट, 1995 का केस है। इस केस में कहा गया है रिविजनल जो पावर है दैट इज सुपरवाइजरी पावर इन द नेचर। और इसमें सुपरवाइजरी पावर में क्या करती है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन? दे जनरली सी दैट द जस्टिस इज डन, न्याय होना चाहिए, जस्टिस इज डन अकॉर्डिंग विद द रिकॉग्नाइज्ड रूल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। ये जजमेंट में कहा गया है जस्टिस इज डन एज पर द क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, यानी क्रिमिनल जो हमारा जो लॉ है ना उसके हिसाब से न्याय होना चाहिए। एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट डू नॉट एक्सीड देयर जुरिसडिक्शन। जो नीचे की जो कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, वो अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सीड ना करे, नॉट टू एक्सीड। और अब्यूज ना करे अपनी पावर का, नॉट टू अब्यूज, अब्यूज देयर पावर। ठीक है, अपनी पावर का इस्तेमाल गलत ना करे, देयर पावर। ठीक है, एक केस था जिसके अंदर आपको पता है जब जहां पर अपील का प्रोविजन नहीं है, नो अपील प्रोविजन, जहां अपील का प्रोविजन नहीं है वहां पर हम रिवीजन लगा सकते हैं। एक केस था, पुलिस रिपोर्ट पे स्टार्ट हुआ था, एक मैटर था पुलिस रिपोर्ट पे स्टार्ट हुआ, और जब क्या नाम है एक्विटल का ऑर्डर हो गया केस के खिलाफ, एक्विटल के ऑर्डर अगर हो जाएगा तो कौन अपील करेगा? 378 में पढ़ा है हमने, कौन करता है एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट? स्टेट करेगा। बट अगर स्टेट ने अपील नहीं करी है तो इफ नो अपील, अगर स्टेट ने अपील नहीं करी तो, क्योंकि यहाँ तो स्टेट ही अपील करता है ना पुलिस रिपोर्ट पे, पुलिस रिपोर्ट पे तो स्टेट ही अपील करता है। कंप्लेनेंट होती तो बात अलग थी, तो हम भी कर सकते थे प्राइवेट बंदा, लेकिन यहाँ तो स्टेट करता है अपील। अब यहाँ अपील नहीं है तो व्हाट कैन बी डन? जल्दी से आंसर बताइए। रिवीजन। ठीक है, समझ में आई बात? रिवीजन कहाँ जाएगा? तो हाई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। यही कहा गया व्हेन देयर वाज नो अपील, एंड अगर अपील थी, स्टेट ने अपील प्रेफर नहीं करी, देन यू कैन गो फॉर द रिवीजन। रिवीजन में गए तो रिवीजन की जा सकती है। ये कहा गया था, केस का नाम था निरंजन कुमार वर्सेस रणधीर रॉय। रणधीर रॉय, ठीक है।
1990 का केस था. Because there was a provision of appeal, but the state has declined. I mean, state not preferred an appeal. Therefore, then the party can go for the revision. Again, the decision of acquittal. एक केस और कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. सुनील कुमार वर्सेस अजीत कुमार का केस है. आपने लिख लिया है? मैं दूसरे पेज पे लिखता हूं इसको. नोट इट डाउन फास्ट. सर अगर स्टेट नहीं गई थी अपील में तो आपने फिर क्या बोला था? रिवीजन में हम तो जा सकते हैं, जो विक्टिम है हाँ, तो वो रिवीजन में जाएगी, अपील में नहीं जा सकती ना. अच्छा वो अपील में नहीं जा सकते. ओके सर. तो स्टेट केस का नाम क्या बताया? निरंजन झा, निरंजन कुमार वर्सेस रणधीर रॉय. ठीक है, लिख लिया. यस सर. केस और करते हैं. सुनील कुमार वर्सेस अजीत कुमार. रीजनिंग बेस्ड केस है, सिर्फ रीजनिंग समझती है. हाई कोर्ट जब रिविजनल जुडिशन कब लगाएगा? हाई कोर्ट रिविजनल रिवीजन तब करता है, अपनी पावर का सुमोटो भी कर सकता है. व्हेन देयर इज अ मटेरियल एरर, व्हेन देयर इज अ मटेरियल एरर और डिफेक्ट इन द लॉ या प्रोसीजर के अंदर कोई डिफेक्ट है तो प्रोसीजर. ठीक है, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द प्रोसीजर या मिसकंसेप्शन हो, मिसकंसेप्शन, मिसरीडिंग ऑफ एविडेंस, ये सारे ग्राउंड्स लिख लेना आप. ठीक है, मिसरीडिंग ऑफ एविडेंस, गलत तरीके से एविडेंस कंसीडर किए नीचे की कोर्ट ने. फेलियर टू एक्साइज, रॉन्ग एक्साइज ऑफ ज्यूरिशन, फेलियर ऑफ एक्साइज, jurisdiction या wrong exercise of jurisdiction. जहां पे कई बार फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स नॉट डिस्क्लोजिंग एनी ऑफेंस, तब भी उसके ऊपर एक्यूज के ऊपर ऑफेंस का केस चल रहा है. अब ये जो रिविजनल कोर्ट जो है, चाहे हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, दे कैन इंटरफेयर. कब इंटरफेयर कर सकते हैं? एनी स्टेज, किसी भी केस के बीच के दौरान, एनी स्टेज. और जनरली कब करते हैं? जब कोर्ट को या हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा नजर आता है, हाई कोर्ट या उसके बीच में नोटिस में आया दैट द पर्सन सब्जेक्टेड टू हरासमेंट ऑफ इलीगल प्रोसिक्यूशन, जब उसके साथ हरासमेंट हो रहा है, हरासमेंट ऑफ इलीगल प्रोसिक्यूशन, then the high court or the court of session can interfere at any stage of time, any stage of proceeding. एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग. ठीक है, कभी भी प्रोसीडिंग के दौरान केस जहां चल रहा है, इंटरफेयर कर सकती है हाई कोर्ट. ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब. सर हाँ जी. सर ये निरंजन कुमार केस में आपने कहा था कि अपील लाइक करती थी, लेकिन स्टेट कोर्ट ने अपील नहीं किया, तो उसके बाद रिवीजन कैन बी प्रिफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट.
लेकिन सर ये तो सेक्शन 401 के सबसेक्शन 4 में तो ये लिखा है कि वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट, नो प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन शैल बी एंटरटेन एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी हु कुड हैव अपील्ड। कौन सा प्रोविजन बोल रहे हैं? 401 4, सबसेक्शन 4। अरे ये 4 को और 5 को साथ पढ़ना है, अभी कंफ्यूज मत होइए इसमें, I'll cover it, ठीक है? 4 और 5 को साथ ही पढ़ना होता है। मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूजन आता है थोड़ा सा, बट I'll just clarify it. इसको 5 भी तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है? वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है यामिनी? अब ऑलरेडी मार्क्ड कि मुझे पता था यहाँ कंफ्यूजन आएगा जब आप पढ़ोगे, तो 4 को 5 के साथ पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट। इसमें लिखा है ना, वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट, नो प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन शैल बी एंटरटेन एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी हु कुड हैव अपील्ड। और वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज बट एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट एंड ओके, ये एक सिचुएशन बता रहा है जहां पर देखो 5 में क्या लिखा है, चलो मैं बाद में बताऊंगा जब इसको करेंगे, इसके बाद यही करना है हमने, अदरवाइज फिर मिंगल हो जाएंगी चीजें। अभी केस को क्लियर ही रहने दीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट। जब 401 आएगा तो 4 पढ़ना पड़ेगा और 5 भी पढ़ना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट। कई बार जैसे हमने अपील करी है, वहां अपील नहीं बनती थी, हमने एप्लीकेशन लगा दी, तो कोर्ट उसको जहां पे हमने रिवीजन की एप्लीकेशन लगा दी, वह रिवीजन नहीं बनती थी, तो अपील उसको कोर्ट अपील की तरीके से ट्रीट कर लेता है। I'll let you know, एक बार 401 पे पहुंचेंगे तब हम करेंगे। Now 397, चलो बेरेट से पढ़ते हैं। लिख लिया आपने ये केस? सुनील कुमार वर्सेस अजीत कुमार। These are the grounds when you can file a revision. ओके, अब चलते हैं बेरेट 397। 397 रिवीजन से डील करता है डायरेक्टली। कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स। कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि नीचे के जो कोर्ट है, जो भी उसमें प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उनको अपने पास बुला लेगी टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। रिवीजन में क्या करते हैं, नीचे के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अपने पास बुला लेते हैं टू पेर्यूज के वेदर इज देयर एनी इलीगैलिटीज बीन डन और नॉट। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और एनी सेशन जज। अब यहाँ एनी सेशन जज लिखा है, तो अभी हम यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो सेशन जज की पावर है 399 में, एक हमारे पास हाई कोर्ट के पास भी पावर है 401 में, और अगर 399 को पढ़ेंगे तो उसके साथ हम 400 को भी पढ़ लेते हैं। 399 में क्या लिखा है, कोर्ट ऑफ सेशन यानी सेशन जज, और 400 में क्या लिखा है, एडिशनल सेशन जज। ध्यान देना, असिस्टेंट नहीं है, नॉट असिस्टेंट, ठीक है? यही ध्यान देना है, असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, नॉट। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो या तो कौन कौन कर सकती है अथॉरिटीज, हाई कोर्ट, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज। इनके जो सेक्शंस हैं 401, 399, 400, ये लोग कर सकते हैं रिवीजन, ठीक है? अब हाई कोर्ट के जो सेक्शन है 401, इसको आप पढ़ोगे ना, इसको एज इट इज अप्लाई करना है यहाँ पर, और इसको एज इट इज अप्लाई करना है यहाँ पर। ये आपका एक सेक्शन पढ़ोगे तो 3 कवर हो जाएंगे। पहले हम 397 पढ़ लेते, देन विल प्रोसीड फर्दर। तो हाई कोर्ट और एनी सेशन जज में कॉल, बुला सकती है हाई कोर्ट या एनी सेशन जज, कॉल फॉर और एग्जामिन द रिकॉर्ड, एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट। इनके नीचे जो भी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट है
situated within its or is local jurisdiction for the purpose of satisfying itself, जो उसके jurisdiction में आती है inferior courts, हाई कोर्ट के, कोर्ट ऑफ सेशन के, for the purpose of satisfying itself or himself as to the correctness. क्या क्या चीज चेक करती है कोर्ट? करेक्टनेस, illegality, correctness, legality, propriety, propriety of any finding, कि भाई फाइंडिंग कोर्ट जो डिसाइड कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, सेंटेंस जो दे रहा है वो ठीक है, आज पर लॉ ही होनी चाहिए, कोई ऑर्डर जो उसने पास किया है, रिकॉर्ड इट और पास एन एंड टू सच रिकॉर्ड डायरेक्ट दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस और ऑर्डर बी सस्पेंडेड। ठीक है, तो इन चीजों को चेक करती है। इस दौरान वो क्या कर सकते हैं? रिवीजन के दौरान एंड में एट द सेम टाइम इनको तो चेक करेगी, इनके रिकॉर्ड्स मंगा सकती है, कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स फॉर द फाइंडिंग आउट एनी द करेक्टनेस इन द ऑर्डर और लीगैलिटी, फाइंडिंग, सेंटेंस, इन सब चीजों को तो चेक करेगी। एट द सेम टाइम व्हाट कैन द रिविजनल कोर्ट कैन डू? may when calling for the such record direct that the execution of any sentence or order be suspended. कोई सेंटेंस अगर जो उस कोर्ट ने सुनाई होगी उसको सस्पेंड करवा देगी। ठीक है, सस्पेंड का मतलब क्या हुआ? वही 389 उसी तरीके से डील करेगी। एंड इफ द एक्यूज्ड इज इन द कन्फाइनमेंट दैट बी रिलीज ऑन अ बेल, और अगर वो कन्फाइंड है तो उसको बेल दे दी जाएगी, और ऑन इज ऑन बॉन्ड पेंडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। तो जब तक वो पेंडिंग रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि बेफजूल उसको जेल में डाला जाए, रिवीजन है तो बेल दी जा सकती है। वर्ड यूज हुआ मे, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हर केस को अपने हिसाब से कोर्ट पैर यूज करेगी। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ऑल मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल और वेदर एक्साइजिंग ओरिजिन और एपलेट जुरिसडिक्शन, ऑल मजिस्ट्रेट चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशियल हो, एंड वेदर एक्साइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हो या एपलेट हो, शैल बी डीम्ड टू बी इंफीरियर टू द सेशन जज। जितने भी कोर्ट है, ये क्वेश्चन आपसे वैसे पूछा गया एक बार प्रीलिम्स में कि क्या एट द टाइम ऑफ रिवीजन वेदर द डीएम इज इट सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, तो आंसर वुड बी यस। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियल हो, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में हो या एपलेट में हो, तो वो सेशन जज के नीचे ही होंगे। द पावर ऑफ रिवीजन conferred by subsection 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो ये हमारे पास रिवीजन की पावर है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास, that cannot be used in relation to any interlocutory order। interlocutory order जो है बीच में जो पास किए जाते हैं interim order types, उस दौरान कोई रिवीजन नहीं लगेगी, नो रिवीजन। इन एनी अपील, इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के दौरान कोई रिवीजन नहीं लगेगी। इफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन हैज बीन मेड बाय एनी पर्सन ईदर टू द हाई कोर्ट द कोर्ट ऑफ सेशन। अब मैंने आपको एक बात बताई थी रेस जुडिकाटा वाली बात, तो दैट यू कैन सी द सेक्शन 3, वहाँ साफ साफ लिखा है अगर कोई एप्लीकेशन आपने हाई कोर्ट में लगा दी है या आपने सेशन जज में लगा दी है कोर्ट में, no further application by the same person shall be entertained by other of them। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है या तो सेशन जज लगाओ या हाई कोर्ट लगाओ, दोनों में से एक जगह लगाइए, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ देन वी हैव 398 पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। अब जिस कोर्ट में हमने रिवीजन लगाई है जरूरी तो नहीं है कि वो नीचे की कोर्ट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ही अपना मान ले, तो यहाँ पे इंक्वायरी भी कराई जा सकती है। 398 में इंक्वायरी ऑन एग्जामिनेशन एनी रिकॉर्ड अंडर 397 में जो भी रिकॉर्ड्स मंगाए होंगे नीचे के कोर्ट्स के, और अदरवाइज हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है
कोर्ट ऑफ सेशन का मैं जब भी वर्ड यूज करूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 399 की एंड 400 की भी। एडिशनल सेशन जज मे डायरेक्ट द सीजीएम, अब ये किन से करवाएंगे, सीजीएम साहब से करवाएंगे। मे डायरेक्ट बाय हिमसेल्फ, या तो सीजीएम साहब खुद करें इंक्वायरी, और एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम मेक, या ये किसको कह सकते हैं, किसी और सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को कह सकते हैं, या तो सीजीएम साहब खुद करें। मे डायरेक्ट द सीजीएम magistrate by himself or by any of the magistrate subordinate to him to make, and the CJM may himself make or direct any subordinate magistrate to make further inquiry। ये किस चीज का ऑर्डर पास किया गया, इंक्वायरी, फर्दर इंक्वायरी का, ठीक है। बिकॉज जो रिविजनल कोर्ट है वो फाइंडिंग से या जो रिकॉर्ड्स हैं जो 397 में मंगाए हैं नीचे कोर्ट से, उससे बाउंड तो है नहीं। Further inquiry into any complaint which has been dismissed under 203 or 204 into the case of any person accused of an offence who has been discharged। 203 के अंदर 204 के अंदर का जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया है तो उस मामले में भी कोर्ट चाहे तो इंक्वायरी करा सकती है। Provided that no court shall make any direction under this section for inquiry into the case of any person who has been discharged unless such person has been प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, शो कोज नोटिस दिया जाएगा कि भैया तुम्हारे खिलाफ ये इंक्वायरी क्यों ना की जाए, ठीक है, शो कोज नोटिस। तो सिंपल सा ही है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन सीजीएम को या फिर मजिस्ट्रेट को ऑर्डर कर सकते हैं, या तो सीजीएम खुद इंक्वायरी करे या मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट को कराए, और जिस इंसान को डिस्चार्ज कर दिया गया होगा उसको इंक्वायरी करने से पहले एक बार शो कोज नोटिस होगा that he has been given an opportunity to present his case कि why the inquiry should not be conducted against you, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया गया होगा। Now 399 कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। अब इसमें तीन जो हमारे कौन कौन अथॉरिटीज हैं जो रिवीजन कर सकती है। I told you 401 है हाई कोर्ट, ऐसे कर लेते हैं इसको। 399 है कोर्ट ऑफ सेशन में पर्टिकुलरली बात की गई है सेशन जज की, एंड दी 400 डीलिंग विद द एडिशनल सेशन जज। अब एडिशनल सेशन जज है, यहाँ ध्यान रखना है असिस्टेंट नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब हम सेक्शन 28 पढ़ते हैं ऑफ सीआरपीसी तो आपने वहां ध्यान भी दिया होगा कि जो असिस्टेंट सेशन जज है he is subordinate to the session judge, but additional session judge is not subordinate to session judge। ये बात क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. ये ध्यान रखना है, ठीक है, गड़बड़ मत करना है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम पढ़ लेते हैं पहले 401, क्योंकि 401 पढ़ेंगे तो 399 बिल्कुल इसका रेप्लिका ही है, इसको यही एज इट इज अप्लाई कराना है। हाई कोर्ट का जो रिविजनल पावर है उसको देख लेते हैं, फिर हमें 399 और 400 में तो कुछ है ही नहीं। फिर हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। फर्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय इटसेल्फ, जब हाई कोर्ट ने अपने पास सारे रिकॉर्ड्स बुलाए हैं नीचे के कोर्ट के, और विच अदरवाइज कम टू इट्स नॉलेज। देखो इटसेल्फ का मतलब क्या है, यहाँ पे बताइए इटसेल्फ का मतलब क्या है। सुमोटो, हाई कोर्ट खुद भी तो कर सकता है रिवीजन, पता चला नीचे की कोर्ट ढंग से काम नहीं कर रही है, इलीगली काम कर रही है, जो उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस चीज को भी वो डिसाइड कर रही है, देन द कोर्ट कैन डू सुमोटो एक्शन ले सकती है इटसेल्फ, और विच अदरवाइज कम टू इट्स नॉलेज, या फिर किसी ने रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई हो। द हाई कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन exercise any of the power conferred on the court of appeal by the section 386। अब हाई कोर्ट के पास रिवीजन के टाइम में कौन कौन सी पावर है। 386 आपको याद होगा, पावर ऑफ द एपेलेट कोर्ट, याद है 386 में क्या क्या कर सकती है। सर रिमांड कर सकती है दोबारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैंने बताया था ना, सीक्वेंस में याद करना है, ABC 3 तरीके थे ना उसके, वो सारी चीजें कर सकती है डेफिनेटली, लेकिन एक उसका एक सीक्वेंस में याद करना ना। सर एक्विटल,
Conviction and enhancement. Conviction and enhancement. हाँ जी, तो इसको ऐसे ही याद करो, बार बार ऊपर नीचे करोगे तो पेपर में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो आप चाहें तो ना उसको अंडरलाइन कर लेना, पहले एक्विटल से रिलेटेड है, फिर कन्विक्शन से रिलेटेड है, फिर एनहांसमेंट से रिलेटेड। डी और ई तो थोड़े सिंपल से ही हैं, ठीक है। तो वहां पर जो पावर हमारे को एपेलेट कोर्ट को दी गई है, इन द मैटर्स ऑफ अपील द सेम पावर हैज बीन गिवन टू द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ रिवीजन। 386, 389, 389 आई एम श्योर आपको पता ही होगा, सस्पेंशन की बात है। 390 अरेस्ट करो। 391 क्या है? हाँ जी, एडिशनल एविडेंस। हाँ जी, फर्दर एविडेंस। तो ये जो पावर दे रखी है वो सेम पावर जो है हमारे पास हाई कोर्ट के पास भी होगी इन द मैटर्स ऑफ रिवीजन ऑन एन अ कोर्ट ऑफ दिस सेशन बाय सेक्शन 307। 307 में क्या करते हैं? अरे आसान सा, जल्दी बताओ। टेंडर ऑफ पार्डन। हाँ जी, टेंडर ऑफ पार्डन है 306, 7, 8। एंड व्हेन द जज कंपोजिंग द कोर्ट ऑफ रिवीजन आर इक्वली डिवाइडेड, अगर इक्वली डिवाइडेड है तो क्या होगा? तो कौन सा प्रोविजन अप्लाई होता? 392, ठीक है। रेफर कर देंगे लार्जर बेंच को, या तो ओपिनियन से काम चला लेंगे, नहीं तो लार्जर बेंच को रेफर हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा 1। 2 में क्या लिखा है? नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रेजुडिस ऑफ द एक्यूज्ड और अदर पर्सन अनलेस ही हैज बी। अब यहाँ सिंपल सी बात है, एक्यूज को जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो एक्यूज को कम से कम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, सुनने का मौका दिया जाएगा, ईदर पर्सनली और बाय प्लेडर, या तो पर्सनली या प्लेडर। थर्ड क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ हाई कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ द एक्विटल इनटू कन्विक्शन। हाई कोर्ट अब रिवीजन में क्या नहीं कर सकती? जहां पर एक्विटल कर दिया गया होगा वहां पर इसको पलट कर, रिवर्स कर कर कन्विक्शन नहीं कर सकती बस। नाउ फोर्थ क्या कहता है? वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज, अपील बनती थी एंड नो अपील इज ब्रॉट, अपील बनती थी, अपील नहीं की गई, नो प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन शैल बी एंटरटेन एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी। अब यहाँ हमने एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो 378 में अपील कौन करता है? 378 में अपील तो गवर्नमेंट करती है ना, डीएम भी कर देते ना। डीएम, हाँ, तो मतलब गवर्नमेंट, डीएम हो गया, ये भी गवर्नमेंट का पार्ट है, एसजी हो गया, ये सीजी हो गया, गवर्नमेंट है, ये अपील कर सकते थे, ठीक है। इन्होंने नहीं करी, तो ये कर सकते थे, उन्होंने नहीं करी, तो ये जो है अब ये रिवीजन नहीं लगा रहे। बट डेफिनेटली जो पार्टी है, जो एग्री पार्टी थी, बिकॉज स्टेट ने नहीं करी तो ये तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है, वैसे एक बार आपको 5th और पढ़ूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट, नो प्रोसीड बाय वे ऑफ रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी हु कुड हैव अपील, जो अपील कर सकती थी, हु कुड हैव अपील्ड। अब 378 में अपील करने का अधिकार तो इनको दे रखा है ना, इन 3 अथॉरिटीज को। इन्होंने अपील नहीं करी, हम तो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास था, या कोई ऐसी पार्टी हो जिसके पास अपील का प्रावधान था, उसने नहीं की। जो हमने केस पढ़ा उसमें गवर्नमेंट ने अपील नहीं करी थी, और गवर्नमेंट ने अपील नहीं करी तो इनका तो राइट बन गया ना रिवीजन का, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों चीज में, तो वो केस अलग है, फैक्ट्स अलग है उसके। वहां पे गवर्नमेंट ने अपील नहीं करी, देयरफॉर वी कुड हम रिवीजन फाइल कर सकते हैं। ये कह रहा है जहां पर पार्टी के पास अपील का प्रावधान था, उन्होंने नहीं करी, तो रिवीजन अप्लाई नहीं होगी। और 5th क्या कहता है? वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज। 5th तो बड़ा सिंपल सा है, वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज बट एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज बीन मेड। अपील तो बनती थी, लेकिन आपने प्रोविजन किसका, आपने रिवीजन की एप्लीकेशन लगा दी। By any person and the High Court is satisfied that such application was made under the erroneous belief that no appeal is live.
अब हाई कोर्ट को ऐसा लगा, जिस इंसान ने लगाई अपील उसे लगता था कि कोई अपील नहीं है, मतलब पर्सन को ऐसा लगा जिसने रिवीजन लगाई है उसे लगता था कि अपील नहीं है, नो अपील। एरोनियसली बिलीव उसे लगा कि इसमें तो अपील हो ही नहीं सकती, लेकिन जबकि अपील बनती थी तो हाई कोर्ट क्या करेगा उस मामले में? दैट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट टू सो हाई कोर्ट में ट्रीट द एप्लीकेशन फॉर रिवीजन। तो जो एग्री पार्टी था उसने रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई थी ना, तो हाई कोर्ट इस रिवीजन एप्लीकेशन को ट्रीट करेगा एज अ अपील। हाई कोर्ट में ट्रीट द एप्लीकेशन ऑफ रिवीजन एज द पिटीशन ऑफ अपील एंड डील विद द सेम अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो इसको इस तरीके से वो ट्रीट कर लेगा। मतलब रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई, उस इंसान को थोड़ा आइडिया नहीं था कि इसमें अपील भी बन सकती है, उसने रिवीजन लगा दी, तो हाई कोर्ट कैन ट्रीट इट एज अ अपील। अब इसको ट्रीट करने से फायदा क्या मिलेगा? व्हाट इज द बेनिफिट? हाँ जी, इससे फायदा क्या होगा? सर सर एविडेंस का रेमेडी, उसकी रेमेडी खत्म नहीं हो रही है, द एक पर्सन कैन रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। एक रेमेडी बच जाएगी ना उसकी। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया 399। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं 399 को पढ़ते हैं, सॉरी। अब हमने पढ़ा ये 401, इसी का रेप्लिका है। जो पावर हमने हाई कोर्ट को दे रखी है ना, सेम पावर हमने कोर्ट ऑफ सेशन को दे दी है, यानी सेशन जज को। 399 यही कहता है, सेशन जज पावर ऑफ द रिवीजन, सेशन जज in the case of any proceeding the record of which or has been called by himself, ठीक है, या तो खुद बुलाता है या उनके पास केस आया है। सेशन जज में एक्साइज ऑल और एनी द पावर विच में बी एक्साइज बाय द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट अप्लाई करेगी सेम पावर ये जो लिखा है अंदर, दैट कैन बी एक्साइज बाय कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन जज। और साफ साफ लिखा भी है 401 का जो 1 है पूरा प्रोविजन एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। Where any proceeding by way of revision is commenced before the session judge under subsection 1, the provision of section 2, 3, 4 and 401 shall as well may be applied to the proceeding, ठीक है? तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, अगर सेशन जज के पास मामला स्टार्ट हो गया है तो जो प्रोविजन है 2, 3, 4 वो अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे 5, 401 के। जहाँ हाई कोर्ट वर्ड यूज हुआ है वहां पे कंस्ट्री को ले जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज। कोर्ट ऑफ सेशन मत लिखो, सेशन जज लिखना, ठीक है? बार बार मेरे से कोर्ट ऑफ सेशन निकल रहा है, लेकिन इट्स ओके। नाउ वेयर एनी एप्लीकेशन टू द रिवीजन इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, ओके। थर्ड में किस बारे में बात की गई है? पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। अगर आपने रिवीजन सेशन जज में लगा दिया है तो हाई कोर्ट नहीं जाएगी, हाई कोर्ट लगा दिया तो सेशन जज नहीं जाएगी। वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन बिफोर सेशन जज, the decision of session judge thereon in relation to the such person shall be final and no further proceeding by way of revision। तो सेशन जज की अब यहाँ पे रिवीजन दोबारा हाई कोर्ट नहीं लग सकती, shall be entertained by the high court or any other court, ठीक है? तो ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो गया। 400 क्या कहता है? पावर ऑफ द एडिशनल सेशन जज, एन एडिशनल सेशन जज shall have the may exercise all the power of the session judge। तो एडिशनल सेशन जज को पावर वैसे सेशन जज देगा यहाँ पर कि भाई जो मामले इनके पास है रिवीजन के यहाँ पे भी भेजे जा सकते हैं वो, और सेम पावर वुड बी जो सेशन जज साहब को पावर है वही एडिशनल सेशन जज पावर के पास भी पावर होगी अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस which may be transferred to him or under any general or special order of the session judge। तो सेशन जज ऑफ कोर्स की बात है, सेशन जज एज कंपेयर टू कम होंगे किसी भी कोर्ट में एज कंपेयर टू एडिशनल सेशन जज। तो सेशन जज अपने जो केसेस हैं वो यहाँ पर भी भेज देंगे ताकि ये इस मामले में रिवीजन को डिसाइड कर सके, ठीक है? तो ध्यान रखना 3 लोगों के पास पावर है, 3 अथॉरिटीज के पास पावर है, हाई कोर्ट, सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज। सेक्शन याद कर लेना,
चलो 402 पढ़ते हैं अभी भी, लेकिन एक बार आप बैरक पढ़ लेना, जब तक आप बैरक नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बरकरार रहता है, क्योंकि मैंने आपको शायद डिस्क्लेमर भी दिया था, अपील सबसे डिफिकल्ट प्रोविजन है। अपील और रिवीजन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम बच्चों के साथ रहती है, क्योंकि ये सारी कुछ चीजें ना प्रैक्टिकल अप्रोच से आती हैं। बट लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि बैरक कहीं पे एम्बिग्यूटी है, बट हाउएवर देख, जब तक आप एक बार बैरक नहीं पढ़ोगे तो चीजें क्लियर नहीं होगी। एक बार बिल्कुल बैरक को पढ़ लेना, ठीक है। चलो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेट मी जस्ट क्लियर इट। इवन दो इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी वी कैन डू इट अगेन। ओके 402 जो है बहुत सिंपल सा है, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेस। हाई कोर्ट के पास पावर है टू विड्रॉ। अब ये वाले विड्रॉ को आप वो 40 आगे के प्रोविजन से मत कंबाइन कर देना, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इस प्रोविजन को यहीं खत्म कर देंगे हम, आगे नहीं लेके जाएंगे, जो आगे के विड्रॉवल है, ठीक है। 409 से आगे से जो है विड्रॉवल और ट्रांसफर रिवीजन केसेस, विड्रॉवल और ट्रांसफर। देखो 402 में किस तरीके के विड्रॉवल और ट्रांसफर की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जहां पे वन और मोर पर्सन कन्विक्टेड, यहीं पे इस केस प्रोविजन को समझ लेना, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा लोगों का कन्विक्ट किया गया हो एट द सेम ट्रायल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 402 को 409, 10, 11 के साथ कंपेयर मत करना, इसको यहीं खत्म करना है, ठीक है। जब एक या एक से ज्यादा लोग हो कन्विक्टेड हो सेम ट्रायल में। अब ये जो सेम ट्रायल चला है, इन कन्विक्टेड लोगों ने, भाई हमने रिवीजन की बात कर रहे हैं ना, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिवीजन। तो रिवीजन कहाँ जा सकता है, या तो हाई कोर्ट जाएगा या कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा। अब ये कितने लोग हैं, एक या एक से ज्यादा, मानो चलो 1, 2, 3 लोग मान लेते हैं, ABCD, डी भी मान लेते हैं, ठीक है। इनको कन्विक्शन मिल गया, नीचे की कोर्ट ने कन्विक्ट किया, एक ABC ने तो लगा दी रिवीजन हाई कोर्ट में, और डी ने लगा दी कोर्ट ऑफ सेशन में। अब आप मुझे बताइए क्या होगा इस सिचुएशन में, जल्दी से बताइए। किसी पे then चार्ज, High Court can decide जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज देखते हुए कि किस कोर्ट में मैटर चलना चाहिए, कि किसी एक सेशन कोर्ट में चलना चाहिए, या फिर अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि मैं ही डील करूंगा इस मैटर से, तो हाई कोर्ट विल डील विद। ठीक है, या तो हाई कोर्ट ही डील कर ले, या हाई कोर्ट क्या करे, कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दे। हाई कोर्ट देखेगा जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, या तो हाई कोर्ट डिसाइड कर दे। तो अगर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा ABC, डी को भी कहाँ बुला लेगा, अपनी कोर्ट में बुला लेगा। या फिर अगर डी ऑलरेडी वहां है तो ABCD को भेज देगा, भैया नीचे जाओ, कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड करेगा। भाई यही है 402, और क्या है। बट इसमें हमने एक चीज क्या देखी है, यहाँ पर ये है जॉइंट ट्रायल, ठीक है, सेम ट्रायल। अब इसको 402 को कंपेयर मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे 409, 10, 11 से, बिल्कुल अलग सा सेक्शन है। अब एक बार पढ़ लेते हैं। Whenever one or more person convicted at the same trial makes or make an application to the high court for the revision, कुछ लोगों ने तो हाई कोर्ट में रिवीजन लगा दी, and any other person convicted at the same trial make an application to the session judge for revision, सेशन जज में लगा दी रिवीजन। The high court shall decide having regard to the general convenience of the party। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट कुछ चीजों को देख लेगा, जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व, क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व है, which of the two court should finally dispose of the application for revision, कि इन दोनों में से या तो कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड करे, हाई कोर्ट डिसाइड करे। शुड बी डिसॉल्व, या तो वो खुद इटसेल्फ खुद डिसाइड कर लेगा हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ द रिवीजन पेंडिंग बिफोर द सेशन जज बी ट्रांसफर फॉर इटसेल्फ, खुद डिसाइड कर दे या इसको ट्रांसफर कर दे। एंड वेयर द हाई कोर्ट डिसाइड दैट इट इज नॉट नेसेसरी for it dispose of the application by the revision, it shall direct that the application for revision made it to transfer to the session judge, या तो खुद डिसाइड करे या इसको ट्रांसफर कर दे, दो में से एक ही चीज कर सकता है। Whenever an application for revision is transferred to the high court, that court shall deal with the same as if were an application made before itself। अब
हाई कोर्ट जब डी ने तो एप्लीकेशन यहाँ लगाई है ना, इसको कंसीडर अगर यहाँ पे खुद इटसेल्फ डिसाइड करता है तो मान लिया जाएगा कि डी ने एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट में लगाई है। ऐसे ही वेन एवर द एप्लीकेशन, अगर मैटर यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया इन तीनों का कोर्ट ऑफ सेशन के पास चलेगा रिवीजन, देन सेशन कोर्ट भी ऐसे ट्रीट करेगा जैसे द एप्लीकेशन है उसी के सामने लगाई हो एबीसी ने। अब फोर्थ क्या कहता है, अब ये भी रेस जुडिकाटा की बात करता है, इसका जो फोर्थ प्रोविजन है, where an application for revision is transferred by the high court to the session judge, no further application shall lie to the high court or any other court. अगर इन दोनों में से या तो इसने या इसने डिसाइड कर दिया तो कोई और एप्लीकेशन फिर फर्दर रिवीजन की नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है, अगर सेशन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया गया तो फिर बाद में हाई कोर्ट नहीं जाया जाएगा। नाउ 403 ऑप्शन ऑफ द कोर्ट टू हियर पार्टी। Save as otherwise expressly provided by this court, no party has any right to be heard either personally or by pleader before any court exercising its power of revision, but the court में इनका राइट नहीं है, ठीक है, किसी भी पार्टी का राइट नहीं है, बट कोर्ट चाहे तो, लेकिन अक्सर कोर्ट अलाउ करता ही है। कोर्ट में if it think fit when exercising such power here any party either personally or by pleader, पर्सनली और प्लेडर, जनरली कोर्ट सुन ही लेता है, राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां कानून में अगर दे रखा है तो राइट होगा, उसको सरपास या बाईपास नहीं कर सकती हाई कोर्ट भी या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। स्टेटमेंट बाय मेट्रोपोलिटन द ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसीडर्ड बाय द हाई कोर्ट। अब जब हाई कोर्ट जो भी डिसीजन नीचे की एमएम की कोर्ट का रहा होगा जिसके आधार पर उसने या तो जो भी डिसीजन लिया होगा, द कोर्ट हाई कोर्ट उसको कंसीडर करेगा। व्हेन द रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रायल कोर्ट हेल्ड बाय द एमएम is called for by the high court or the court of session, high court या court of session जब भी नीचे के कोर्ट के रिकॉर्ड्स को बुलाएंगे at the time of revision 397 में जब रिवीजन चेक होगा, the magistrate may submit the record of the statement setting forward the grounds of his decision। तो मजिस्ट्रेट साहब के जो भी डिसीजन का आधार रहा होगा, he think material to issue and the court shall consider such a statement before overruling or setting aside the said decision or order। उन चीजों को हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी ओवररूल करते हुए, मजिस्ट्रेट का डिसीजन को ओवररूल करते हुए, सेटिंग असाइड करते हुए पहले कंसीडर कर लेगा। नाउ 405 व्हाट इट सेज, सिंपल सा है भी, हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट। जो भी डिसीजन हाई कोर्ट का होगा वो सर्टिफाई कर दिया जाएगा लोअर कोर्ट को। So when a case is revised under this chapter by the High Court or the Court of Session, or he shall in the manner provided by 388 certify its decision or order to the court by which the finding, sentence or order revised by record or pass, and the court with the decision or the order is to so certify, shall thereupon make such order as। अब उसके बाद नीचे की जो कोर्ट होगी, जो भी डिसीजन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने लिया होगा उसके हिसाब से वो डिसीजन पास कर देगी। And if necessary record shall be amended accordance therewith। तो लोअर कोर्ट जो यानी नीचे की कोर्ट जहां से रिवीजन लाई किया था, they has to pass a decision according to the high court और court of session के accordance में पास करेगी। जरूरत पड़ी तो अमेंड कर लेगी अपने ऑर्डर को। तो ये हमारा कवर हो गया है